बलोच हमेशा से वॉरियर्स रहे हैं। जंग करना या जंग लड़ना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बलोच कम्युनिटी जो है 3 मेजर कंट्रीज में डिवाइडेड है। Balochistan is it's the pearl of Pakistan. भुट्टी इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। It's not कि इन सूबों की गलती है सिर्फ, लेकिन it goes way back in time. इंसर्जेंसी होती ना, आप अगर गवर्नमेंट को बैठे बैठाए डिसॉल्व ना करते, इसमें मिलिट्री का फॉल्ट नहीं है। मिलिट्री को डिप्लॉय करने वाली आपकी पॉलिटिकल क्लास है। जो फ्रंट फुट पर होता है आपको वही एनिमी लगता है। किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज द पिक्चर इज नॉट क्लियर। यू नीड टू हैव अ टेबल टॉक। Assalamu alaikum khawaateen wa hazrat. Welcome back to another episode of The Chat Room by Kips and Think Big. This is your host Mohammad Shahrukh Shahid. And आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में. Today we have a very special guest with us. I will introduce her very shortly. आज का जो टॉपिक है वो है बलूचिस्तान क्राइसिस. और आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा टेररिज्म का सर्ज दोबारा से हमें देखा जा रहा है. बलूचिस्तान के लोगों के बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और आजकल हमें देख रहे हैं कि एक नया ऑपरेशन और एक नया जो है वो प्रोग्राम भी लॉन्च हो रहा है गवर्नमेंट और मिलिट्री की तरफ से, ताकि इस मेनेस को हम इरेडिकेट कर सकें. तो हम ये समझना चाहते हैं कि अभी तक मैंने कोई ऐसी प्रॉपर वीडियो या कोई ऐसी सीरीज़ या कोई ऐसा प्रॉपर नहीं मैंने रिसोर्स देखा जहाँ पे बलूचिस्तान क्राइसिस को, उसकी इंसर्जेंसी को और जो वहाँ पे सारा क्वैगमायर चल रहा है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हो. फॉर दिस वी विल हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री. ज़ाहिर है पहले से हमें देखना है कि यार क्या वो चीज़ें थी, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, और आज जो हम ये रेपरिकशंस और चीज़ें हमारे सामने सिनेरियो बन के आ रहा है बड़ा ही ग्रेव और सीरियस किस्म का पाकिस्तान को थ्रेट है. लोगों की ग्रीवियंसेस हैं. आई वॉज इन कोयटा कपल ऑफ वीक्स बैक. वहाँ पे भी मैंने देखा, ऑल्दो दे वर वेरी वेलकमिंग, बट वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हाउ दे लुक एट पंजाबीज़. सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह से हम इन चीज़ों को देखते हैं और फ्यूचर इसका क्या नज़र आ रहा है. तो आज का जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही एक एक्सपर्ट हैं इस टॉपिक के ऊपर. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल, रिसोर्सफुल and critically acclaimed mentors in Pakistan. She is the head of publications at Global Age. उसके अलावा she has about 5 international articles published on various topics, और इनका core area global affairs, geopolitics, Pakistan affairs के around ही revolve करता है. और इन्होंने बड़ा क्लोजली स्टडी किया है, इन्होंने विजिट भी किया है, देखा भी है, और इनका बड़ा अच्छा काम है बलूचिस्तान के ऊपर. सो आज हम इन डेप्थ गुफ्तगू करेंगे. और इसके साथ साथ मिस आयशा हैज़ ऑल्सो वर्कड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विद द UN. यूनिसेफ के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, और शी इज़ समबडी हु लाइक्स टू स्टे बिहाइंड द कर्टन्स, बट टुडे आई रिक्वेस्टेड हर कि आप आके हमारे साथ फ्रंट पे आके बातचीत करें. आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन हर. So thank you so much for joining us today. Ladies and gentlemen, we have Miss Aisha Yunus. Miss, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह Thank you so much for taking out time. और आज का जो टॉपिक है, मेरा ख्याल है कि आपसे बेहतर बंदा मुझे नहीं मिल सकता था जिससे हम ये बात कर सकें और बलूचिस्तान क्राइसिस को डिस्कस कर सकें, क्योंकि आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा रेलेवेंट भी है. आपको पता है इस पे आजकल बहुत बातचीत भी चल रही है, गवर्नमेंट भी देख रही है क्या करना है, लोगों के ग्रीवेंसेस वहीं खड़े हुए हैं, प्रॉब्लम मज़ीद एक्सैसरबेट होती जा रही है. तो पहले तो हमने आवाम को ये बताना है कि बलूचिस्तान क्राइसिस है क्या. वी विल ट्राई टू कीप द लेवल ऑफ डिस्कशन सिंपल येट इंसाइटफुल, एंड वी वांट टू ट्रूली अंडरस्टैंड कि यार बलूचिस्तान क्राइसिस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ, और सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान क्या वो चीज़ें हैं जिन पे आप रोशनी डालना चाहेंगी. तो इसके बारे में हमें ज़रा थोड़ा सा बताइएगा. अच्छा शाहरुख, इसके लिए ना हमें ऑब्वियसली पहले जाना पड़ेगा प्री पार्टीशन के जो आपका पीरियड है उसके ऊपर. उसकी रीज़न है कि हमें समझना पड़ेगा ये जो बलोच कल्चर है ये किस तरह ओरिजिनेट हो रहा था. और यहाँ पर हमें हमेशा लगता है कि इट्स द इशू ऑफ पाकिस्तानी बलोच ओनली. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अनफॉर्चुनेटली जो बलोच कम्युनिटी है वो फ्रॉम डे 1 जब से इनकी ओरिजिनेशन हुई है, दे आर एक्सट्रीमली डिवाइडेड. अभी अगर मैं आपको सर्टेन टाइम की भी बात करूं, लाइक प्री पार्टीशन के टाइम पर, तो आप हैरान होंगे जानकर के 10 लाख के करीब बलोच ईरान में भी रहते रहे हैं. अच्छा. यस. और अभी भी अफगानिस्तान में भी एक बहुत बिगर चंक है जो बलोच कम्युनिटी का रहता है. तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्री पार्टीशन के टाइम पर भी बलोच कम्युनिटी जो है वो बेसिकली 3 मेजर कंट्रीज में डिवाइडेड है. एक आपको पाकिस्तान में ये इनका पूरी की पूरी एक टेरिटरी मिलती है, फिर आपको ईरान में मिलता है, फिर आपको अफगानिस्तान में मिलता है. अच्छा. अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में हमें ये चीज़ें भी समझनी पड़ेंगी कि अगर हम उससे भी थोड़ा पीछे देख लें 17th सेंचुरी में, तो बहुत लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि इनकी ओरिजिनेशन जो है वो हमारी बेल्ट की है.
इवन तो अरब्स भी क्लेम करते हैं। तो दिस इज द थिंग कि जिसमें हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इनके जो कल्चरल डिवीजन्स हैं वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग है और उनका इम्पैक्ट कितना ज्यादा आया है इटसेल्फ बलूच कम्युनिटी के So ऊपर। it goes way back in Yes. time and हमें अभी तक we are not sure कि इनके origins कहाँ से है, because there are a Absolutely. lot of communities जो उनको claim करती हैं कि हमसे ये emanate Yes. हुए हैं। उसकी रीजन ये है कि बलोच हमेशा से वॉरियर्स रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और उनको वो जंगजू कौम थी और बिल्कुल। बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ जिंदगी गुजारने वाले लोग थे ये ऑब्वियसली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि इनको मल्टीपल कम्युनिटीज ने बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया है अपनी अपनी वॉर्स के लिए। जैसे मैंने आपको मेंशन किया अफगानिस्तान का, हम सब इस चीज से फेमिलियर हैं कि अफगानिस्तान 300 साल से फाइट में है, ठीक है। तो उस तरह की जो ये कॉनेडिशंस में रहे हैं, तो एक बात जो हमारी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जंग करना या जंग लड़ना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज आपकी जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जब वो इस इशू को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे या निगोसिएशंस पे जाएंगे। तो ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है शाहरुख को ये है कि प्री पार्टीशन में जब आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्ट्रगल हमें नजर आती है, चल रही है, मैं कोयटा के सेंटर की बात नहीं करती विच इज स्टिल द सेंट्रल सिटी ऑफ बलूचिस्तान। अगर आप उसके सबब्स में जाते हैं तो आपको पता ये चलता है कि पशीन के जो ऑनर्स थे वो और लोग थे, प्रिंस ऑफ कलात और था। और ये बड़ी एक हैरानकुन बात है जो लोगों को इस तरह नहीं पता, बिकॉज इसको डिस्कस नहीं किया जाता। 1948 तक स्ट्रगल्स हुई हैं और उसके बाद जाकर जो प्रिंस ऑफ कलात है उसने बेसिकली अपनी जो कम्युनिटी थी, अपनी जो लैंड थी, उसको अलायंस में जो है वो कहा कि हम फाइनली जो है अब पाकिस्तान के साथ रहेंगे और उसने अपने आप को मर्ज करवाया था। और ऑब्वियसली कायदर मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया। तो अब ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ी एविडेंट हैं कि इटसेल्फ बलूचिस्तान की जो एक आपको पूरी की पूरी टेरिटरी मिलती है, वहां पर हालांकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बट उनकी डिवीजन्स कितनी क्लियर हैं। कलात देख लें, फिर आपको तुर्बत मिलता है, फिर आपको पशीन मिलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोयटा। कोयटा में तो आप समझ लें ना कि बिल्कुल जिस तरह आपका एक पंजाब में लाहौर है। कोयटा इज स्लाइटली डेवलप्ड वर्जन ऑफ very developed. It is not really a true depiction of Quetta, sorry, Balochistan in itself. Absolutely correct. असल कोयटा तो बड़ा रॉ और रगेड और रफ एंड टफ किस्म का उनका वो है। Yes, absolutely. इसको मैं अक्सर इस तरह भी कोट करती हूँ क्योंकि ड्राई माउंटेन्स हैं, तो उन लोगों के अंदर भी ना थोड़ी सी आपको ड्राइनेस मिलेगी, हार्श हैं, एग्रेसिव हैं, दे ट्रूली बिलीव इन दीज काइंड ऑफ नैरेटिव्स और उनकी पर्सनालिटीज भी उस तरह की हैं। तो बेसिकली बात यह है कि जब ये इस तरह की डिवीजन्स हमें मिलती हैं तो हमें इसको भी लिंक करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान के क्राइसिस में ये जो इंटरनल डिवीजन्स हैं उसकी वजह से उनके रिपरकशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रांग कैसे हो रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि 1948 की पिक्चर हमें क्लियर हो रही है। अच्छा, तब तक बात ठीक थी, कलात भी आ गया। आप लोगों को ये देखना चाहिए था कि बलूचिस्तान अब आपके एक 45% टेरिटरी को कवर कर रहा है। आपको उसके बारे में स्ट्रैटेजीज डिफाइन करनी चाहिए। That's literally half of Pakistan. Absolutely. और वहाँ पे ऑलरेडी 3 से 4 डिफरेंट डिविजन्स हैं। Yes. लोग हैं डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं। तो yes. then the Prince of Kalat, yes. उन्होंने कहा कि हम we will be joining Pakistan. कायदे आज़म accepted him with open arms और हमने सारे बलूचिस्तान को एक ही एंटिटी समझ के एक्सेप्ट कर लिया, अपने साथ ज्वाइन करा लिया। ठीक है, आगे अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मसला कहाँ पर आता है? मसला यहाँ पर आता है कि एट दैट वेरी मोमेंट ना, जब ये सब कुछ हो रहा था, तो हमें एक और चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि वहाँ पर बलोच तो हैं, बट बलोच के साथ आपको पख्तून्स मिलते हैं, आपको पठान्स मिलते हैं। अब वो सारे जो है ना, क्योंकि ये 3 लैंड्स की जो कनेक्टिविटी है ना, जो मैंने आपको पहले मेंशन किया, ईरान और अफगानिस्तान, इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए भी जरूरी है कि फिर कोयटा में भी आपको पश्तून्स, पख्तून्स, पठान्स ये सब मिलेंगे अलॉन्ग विद बलोच। बलोच तो एक है ही एंटिटी ना, उसके साथ आपको ये सब भी मर्ज होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज ये सारी टेरिटरीज कहीं ना कहीं कंबाइन रही हैं पीछे अगर आप जाते हैं 17-18 सेंचुरी में। तो अब ये मर्जर होता है इन सब कम्युनिटीज का भी, इनके आपस में एक दूसरे के साथ भी टसल्स हैं, एग्रेशंस हैं, ठीक है। इनकी आप इसके लिए ना एक केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें पंजाब में मिलती है। जैसे हमेशा मुल्तान और भावलपुर की एक टसल रहेगी अगर साउथ पंजाब बनता है तो, कि हु इज गोइंग टू बी द सेंट्रल सिटी। यही टसल आपको मिलेगी बलूचिस्तान के अंदर। इट्स नॉट अबाउट कि आप बलोच सेंटिमेंट्स को से पकड़ लें, उसको सॉल्व कर दें तो बलूचिस्तान में आपको पीस नजर आएगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें इतनी एग्जैजरेट कर गई हैं कि मल्टी कल्चरलिज्म भी आपको नजर आता है, मल्टी एथनिक बेल्ट भी नजर आती है। अब एक प्रॉब्लम जो वहाँ का है, जो पहले भी था अब भी है, गवर्नमेंट डजंट नो कि हमने बात किससे करनी है, बिकॉज इतने ज़्यादा
कम्युनिटीज एग्जिस्टेंस में आ गई हैं, उनके अपने अपने कंसर्न्स एग्जिस्टेंस में आ गए हैं, अच्छा फिर उनका अपने अपने एरिया पे कंट्रोल, तो ये चीजें जो हैं उस चीज को फर्दर आप समझने एग्जैजरेट करती रही हैं, और इसकी वजह से जो इंटरनल स्टेबिलिटी है आपकी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉम्प्रोमाइज ही होती रही है। बलूचिस्तान एज वन एंटिटी, लेकिन वो ऑलरेडी एक डिवाइडेड कम्युनिटी है, बहुत ज्यादा वहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हैं, तो गवर्नमेंट एक कोई ऐसा प्रॉपर लीडर या उनका वो बंदा नहीं है जो उनको रिप्रेजेंट कर सके। एक से बात करें, अगला ग्रीवियंसेस लेके आ जाता है, वो कहता है 100 में एक्सेप्ट नहीं करते जी। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट वी हैव टू नोट कि गवर्नमेंट जिससे बात करती है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ट्रूली सब लोगों को। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जब मैं इधर ऑब्वियसली विजिट भी किया, मेरा अच्छा यूनिसेफ का भी एक प्रोजेक्ट यहीं पर था, तो मुझे ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मिली वहाँ पर कि वहाँ पर ट्राइबल डिवीजन बहुत है। अच्छा, बलोच में भी ना no one is basically representing Baloch. Every Baloch tribe is basically representing their own sentiments of one tribe. अब वहाँ पर जो 3-4 आपको लीडिंग ट्राइब्स मिलते हैं, मेंगल बहुत बड़ा ट्राइब है वहाँ पर। आप 1970s में अगर जाते हैं तो वहाँ के सीएम रहे हैं, ठीक है, अताउल्ला मेंगल साहब। मेंगल कम्युनिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। फिर आपको मरी कबीला मिलता है, इन्होंने फाइट भी एक तो बहुत ली, और वो भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा ट्राइब मिलता है बलूच का। अच्छा शाहरुख, इसके साथ ही साथ में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको जो है मेजरली इन 2 ट्राइब्स के अलावा और भी बहुत से ट्राइब्स मिलते हैं, जिस तरह आप लशारी देख लें, रिंद देख लें, मतलब देयर आर मल्टीपल ट्राइब्स। तो ये 2 ट्राइब्स जो मैंने आपको मेंशन किए ना, मेंगल का और मरी ट्राइब, भुक्टी कबीला, फिर भुक्टी इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यस, तो ये चीजें जो है ना वो बेसिकली कहीं ना कहीं बलोच कम्युनिटी के जो भी सेंटिमेंट्स हैं, आप समझ लें बलूचिस्तान को लेकर इनकी जो डिमांड्स हैं उसको वीकर भी कर देती हैं, बिकॉज देयर इज अ डिवीजन इनसाइड। और गवर्नमेंट भी क्या करे, आप एक ट्राइब को बुलाएं, उनसे बात करें, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को बुलाएंगे तो वो कहेंगे नहीं, हमारे तो ये सेंटिमेंट्स ही नहीं थे, हमारे ये कंसर्न्स ही नहीं थे। अब गवर्नमेंट को भी नहीं समझ आ रही कि हाउ टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ क्राइसिस और करना क्या है, क्योंकि ये आपस में बहुत डिवाइडेड है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको कॉज जो है वो बलूचिस्तान क्राइसिस में मिलता है। अच्छा, 48 के बाद शाहरुख जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये हुई कि 1948 के बाद जब हिस्ट्री ऑब्वियसली आपकी चल रही है और सब कुछ हो रहा है, तो बंगाल में एक राइज होता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट का आप कह लें, और बंगाली अपने सेंटिमेंट्स को शो करते हैं कि ये हमें उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, दे आर नॉट ट्रीटिंग अस एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यस, अब ये वाले इम्पैक्ट्स और इसके आफ्टर शॉक्स बड़ी जल्दी आपको बलूचिस्तान में नजर आते हैं। इन नो टाइम जो ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन थी, उसके बाद वहाँ पे भी उसको एक इम्पेटस मिला कि बलूचिस्तान में भी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, और उनको भी लगा कि मे बी वी कैन फाइट फॉर आवरसेल्व्स एंड यू नो डिटैच फ्रॉम पाकिस्तान बिकॉज़ दे weren't really being incorporated in the mainstream. Absolutely. अब बलूचिस्तान के जो उस टाइम के सरदार थे ना, जो भी सरदार थे, नवाब, वहाँ पे सरदार भी, नवाब भी टर्म यूज होती है, वो ये समझते थे कि कहीं ना कहीं हमने पाकिस्तान के साथ आकर इनके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया। अच्छा। बात भी ठीक थी सर। उसकी रीजन ये कि प्रॉक्सिमिटी देखें ना आपकी 2 बॉर्डर्स, बिल्कुल अंडरस्टैंड करें, ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पूरा, उस टाइम पे तो इतने क्राइसिस नहीं थे, ये तो बाद में इवॉल्व किए। फिर सर आप ये देखें कि आपको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक एक्सेस मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनका ये प्राउड लेना गलत नहीं था। अगर आप ये भी कंसीडर करें कि उस टाइम पे क्या था, वहाँ पे पहाड़ी थे, so they were like कि हमने पाकिस्तान को फेवर किया उनके साथ ज्वाइन करके। उसकी रीजन ये थी कि वो बिलीव करते थे कि हमारी प्रॉक्सिमिटी, हमारी इंपॉर्टेंस, and it does make sense to a great extent. I mean Balochistan is the you know it's the pearl of Pakistan. अभी भी अब देखें वहाँ सारी चीजें, कनेक्टिविटी, उसके लैंडलॉक्ड रिसोर्सेज, सारा कुछ, नो डाउट इन दैट। सही। अच्छा, अब ये सारी चीजें जब होती हैं तो वहां पर स्टार्ट से ही ना एक ग्रज जो है वो इमर्ज कर जाता है। अच्छा, ये ग्रज इमर्ज करने की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन मैं कहूंगी, आई नो इट्स वेरी ऑड टू कोट क्योंकि हम खुद पंजाबी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट से ही प्रोमिनेंट हो गई। अब ये जो टसल है ना, जो मैं आपको बंगाल के कॉन्वर्सेशन में बता रही हूँ, एक्चुअली इसका प्रॉब्लम ये था कि बलोच कम्युनिटी कह लें या पश्तून्स वहाँ के जो हैं या पठान्स जो हैं, वो ये कंसीडर कर रहे थे कि पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बेसिकली कंट्रोल कर रही है आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को, व्हिच वाज टू सम एक्सटेंट, आई थिंक इट वाज राइट टू सम एक्सटेंट ऑब्वियसली, क्योंकि आपने अगर हिस्ट्री में मिस्टेक्स ना की होती तो हम इस सिचुएशन में तो ना होते ना। एज अ गुड नेशन हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम कहाँ गलत थे। हमारे जो इंपॉर्टेंट इदारे हैं वहाँ पे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बाकी सूबों की उस तरह से रही, और बलूचिस्तान से उस तरह से लोग सामने नहीं आ सके, उन लोगों को पार्ट नहीं बनाया गया। उनको पार्ट ना बनाने की कोई खास वजह? अच्छा, द फैक्ट इज कि जब आप देखें ना कि 1947 के अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखते हैं और उस टाइम पे आप देखते हैं कि बाद में जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है, तो उस टाइम पर एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी कि ये ब्रिटिशर्स की गलती थी। उन्होंने बेसिकली बड़े लिमिटेड एरियाज को डेवलप किया था शाहरुख, जैसे कराची, लाहौर। अब इसमें मुझे बताएं कि जब मुल्क बन गया तो सडनली आप किस तरह इतने लोगों को ट्रेन करके आगे ला सकते थे? ऑलरेडी रिसोर्सेज कम है, कुछ है नहीं हमारे पास, एक मसा एक जंग लड़के हम लोग आए थे सामने।
और आज भी काफी हद तक जो अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है हम उसी को लेके चल रहे हैं, हमने कोई खास कंट्रीब्यूशन तो नहीं दी मुल्क के बिल्कुल अंदर। सही, बिल्कुल ऐसी बात है, 100%। सो हैड दे डेवलप्ड बलोचिस्तान उस तरह से, उसको अगर वो उस तरह करते जिस तरह बाकी सूबों को ट्रीट किया, तो मे बी वो भी एक उनकी पार्ट होता। यस रिप्रेजेंटेशन भी सो होती वी है। आर, इट्स नॉट कि इन सूबों की गलती है सिर्फ, लेकिन इट गोज वे बैक इन टाइम। Yes. देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वर एट प्ले। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो मिस्टेक्स हो गई हमसे। अब एक ये पहली इंसर्जेंसी है जो स्टार्ट होती है बलोच की तरफ से, 1948 के बाद का जो पीरियड है वो आपको पहली इंसर्जेंसी बताता है कि वहाँ पर रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। अब उस टाइम पे एक तो उनकी बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन थी, आपको बंगाल का थ्रेट बहुत ज़्यादा था। आपने सोचा कि इतने से लोग हैं, क्या कर लेंगे, ट्राइबलिज्म। ऊपर से हम ना ट्राइब की जब एक टर्म सुनते हैं ना, तो ये पोस्ट कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस की एक बहुत बड़ी गलती है। वो ये समझते हैं कि अंडर एस्टिमेट करते हैं यस उसको, कि हम यार एक लोग छोटी सी ट्राइब है, कम्युनिटी है, बिल्कुल बट उसकी पावर और जो जितने वो इम्पैक्ट ला Rigid, सकते हैं हम हाँ। उसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिल्कुल, ये यही मिस्टेक है जो हमसे हो गई। हम बंगाल पे ओवरली फोकस थे उस टाइम पे। अच्छा, फिर यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, एक बिगेस्ट मिस्टेक आप लोग कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पर, 1 यूनिट स्कीम वाली। अब पहले ही उनको लग रहा है दैट पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट एंड द अदर एस्टैब्लिशमेंट कराची, इट इज बेसिकली गेटिंग सम काइंड ऑफ प्रिविलेज, और ये बहुत प्रोमिनेंट है। और साथ ही जब आप 1 यूनिट स्कीम लेकर आते हैं जिसमें आप ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की डिवीजन कर रहे हैं, तो आप एक तरह एक यूनिट में मर्ज कर देते हैं। बलूचिस्तान को भी, सिंध को, पंजाब को, केपीके को आपने मर्ज कर दिया। अब इस चीज से दोबारा ट्राइबलिज्म की एक ईगो हर्ट हुई कि हम लोगों को जो कमिट किया गया था। देखें, ये बात एक और भी यहाँ पर हाईलाइट मैं जरूर करना चाहूंगी कि 1935 का एक्ट ये बता रहा है कि फेडरेशन इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ द स्टेट्स। सही, ठीक है। और शाहरुख, फेडरेशन का मतलब ये है कि प्रोविंसेस जो है वो ऑटोनमस होंगे। बिल्कुल। अब आप पहले आप पाकिस्तान बन गया, आपने उस टाइम पे कहा और बड़े थ्रेट्स हैं, फिर आपने कहा कि अभी तो डिवीजन और उस तरह से चीज़ें मैनेज नहीं हो रही हैं, बट आपने आफ्टर 10 to 11 ईयर्स जाकर एक स्टेप लेते हैं 1 यूनिट स्कीम का, जिसमें आपको पता है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू ऑब्वियसली बेनिफिट यू इन अ लॉन्गर रन। सिर्फ आप उस टाइम पे बंगाली कॉज को फोकस करके ये कर रहे थे। तो आपको ये समझना चाहिए था कि इसके रिपरकशंस जो हैं बाकी प्रोविंसेस में तो आएंगे। वो ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि 1 से 2 कम्युनिटीज़ जो हैं उनको मोनोपोलाइज कर लें। तो ये जो आपकी एक मिस्टेक थी ना 1 यूनिट स्कीम, जिसको ओवरली लोग कोट करते हैं कि शायद बंगाल जो है इससे हर्ट हुआ, या बंगाल ने कॉन्स्टिट्यूशनली फील किया दैट वी आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ऑफ आवर फिजिकल राइट्स। ऐसा नहीं था। इसके ज्यादा स्वेयर इम्पैक्ट्स जहां आए थे वो था बलूचिस्तान, वो था केपी के। उस टाइम पे तो खैर एनडब्ल्यूएफपी था। इसके ज्यादा इम्पैक्ट्स वहां पर आए हैं, जिसको उस टाइम पे हमने बड़ा, वो कहते हैं ना, इग्नोरेंट थे हम लोग इस चीज को लेकर। तो वो सेकेंड जो इंसर्जेंसी आपको स्टार्ट होती नजर आती है, दैट वाज इन 1958। ऑब्वियसली इसके आफ्टरवर्ड्स में अयूब खान के दौर में बाकायदा तौर पे मिलिट्री ऑपरेशंस करवाए जाते हैं। और क्योंकि पॉपुलेशन, फिर मजे की बात है, मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था, मीडिया नैरेटिव्स इतने पॉपुलर नहीं थे, तो वो पहुंचते ही नहीं थे लोगों तक बातें, और उसको स्नब कर दिया जाता था मूवमेंट्स को, सारी चीजों को। ऐसे ही था 100%। अब जब ये सब कुछ चल रहा था ऑब्वियसली, तो उसके बाद जो रिपरकशंस थे, अच्छा साथ ही साथ क्या होता है, सुई गैस, वो भी आपने ऑब्वियसली उसकी एक दरियाफ्त हो गई, पता चल गया अब वहां से गैस निकल रही है। जी, सुई एक एरिया है जो कि कहां सिचुएटेड है एग्जैक्टली? सर एक्चुअली ये डेरा भुट्टी, ठीक है, वहीं से एक्चुअली भुट्टी ट्राइब का जो क्लेम आपको बाद में नजर आएगा ना, जिसको हम लिंक करेंगे, वो बेसिकली वहां से। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात पहले हाईलाइट कर दूं ताकि बाद में हम लोग पॉडकास्ट देखते हुए कंफ्यूज ना हो। याद रखिएगा, जो भुट्टी ट्राइब है ना, वो एंटी पाकिस्तान नहीं था। ठीक है सर। असल में जो ट्राइब्स एंटी पाकिस्तान थे वो थे मरी कबीला, वो एंटी पाकिस्तान था। वो इसलिए एंटी पाकिस्तान, मेंगल, अच्छा मेंगल भी 1970s के बाद हुए हैं। वो आपकी एक और पॉलिटिकल मिस्टेक है, उसको मैं फर्दर हाईलाइट करती हूँ। मतलब आपकी जो मरी ट्राइब है ना, खास तौर पे मरी कबीला, शुरू से अगर आप देखते हैं ना 1948 के बाद से, पहले ये थे जो बेसिकली शुरू में एंटी पाकिस्तान हो गए, और 58 की मूवमेंट का जो इम्पैक्ट था इनके ऊपर आया। अच्छा, मरी ट्राइब प्रॉपरली वॉरियर्स हैं, वो जंगजू हैं। वो आप हैरान होंगे कि 60s में जो गुरिल्ला वॉरफेयर का ट्रेंड हम बाद में अफगानिस्तान में देखते हैं, वो पहाड़ों में जाके रहने लग गए थे। उन्होंने उस टाइम पे उसी तरह काउंटर करना शुरू कर दिया आपकी मिलिट्री को। तो वो जो थे ना ऑन स्पॉट, उन्होंने सोचा कि यार ये हमारी जो ऑब्वियसली राइट्स हैं, सोशल राइट्स स्पेसिफिकली या फंडामेंटल राइट्स, उनको जस्टिफाई नहीं करेंगे। अच्छा, अब 1960s में एपिसोड चल रही है, सब कुछ हो रहा है। 1970s में एक अच्छी चीज़ होती है, आप इलेक्शंस कराते हो, सारा कुछ होता है, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट्स लेकर आते हो। गुड न्यूज़ इज बलूचिस्तान में भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है। यहाँ से आपको अताउल्ला मेंगल का राइस नजर आता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट से ये बनता है। और साथ हमने एक फेडरेशन प्रॉमिस की थी, उसके बाद इलेक्शंस होते हैं और हर सूबे में इलेक्शंस होती है, और इसी तरह बलूचिस्तान में अताउल्ला मेंगल साहब
एक लीडर इमर्ज होते हैं बिल्कुल वहाँ के। ठीक हो गया। 1973 में। सही। अच्छा इमर्ज ये 1960 से ही कर है, बट 73 में प्रॉपर इनके फाइनली उनकी शेप आ गई गवर्नमेंट बिल्कुल। की। ठीक है। अब इसके साथ अताउल्लाह मेंगल के साथ कुछ लोगों के नाम बड़े प्रोमिनेंट हैं जो सही। समझना जरूरी है अगर आपने हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है। एक जो नाम बड़ा प्रोमिनेंट है दैट इज ऑफ मीर गौस बख्श बजिंजो। ठीक है। बजिंजो एक ट्राइब है वहाँ बिल्कुल। पर, वो बहुत प्रोमिनेंट है। फिर आपको जो एक और नाम बड़ा प्रोमिनेंट यहाँ पर मिलता है वो आपको मिलता है खैर बख्श मरी का। ये वो लोग थे जो बेसिकली आप समझ लें एक तो सपोर्टर्स भी थे मेंगल के, और ये पूरा का पूरा फॉर्मेट पूरी की पूरी पॉलिटिकल जो मेकिंग थी वो बलूचिस्तान की डिसाइड कर रहे थे। फिर आपको इसमें ऑब्वियसली मेंगल अताउल्लाह मेंगल साहब मिलते हैं। ये सारे के सारे उस टाइम के लोग हैं। सो मेंगल वाज वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स जो काफी ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड ही वाज बैक्ड बाय द मेजॉरिटी। जी बिल्कुल by and बिल्कुल। large. अच्छा इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट इस तरह से है कि उसने भुट्टी ट्राइब जो है ना, ऑब्वियसली जो नवाब अकबर भुट्टी था वो भी इनके साथ था, लेकिन उसकी पॉलिटिकल आप समझ लें सही कह लें या उसकी जो पॉलिटिकल मेकिंग या मेच्योरिटी उस लेवल की नहीं थी। ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम ना 1970s में। अताउल्लाह मेंगल जो है ठीक है, ये बजिंजो जो है, ये मरी, ये लीड करने वाली पार्टी समझ लें थी। और इसको कंबाइन करके अगर मैं एक टर्म यूज करूँ तो दैट वाज बेसिकली नैप, नेशनल अवामी पार्टी। तो ये उनकी पार्टी थी। और एक और इसमें अच्छी न्यूज़ ये है कि उस टाइम पर थोड़ा सा ट्राइबलिज्म जो है वो कंबाइन भी होता हुआ नजर आता है हमें, क्योंकि अताउल्लाह मेंगल को लाने वाला जो है वो बजिंजो था। बिल्कुल। सही। अब मरी को ये बड़ी मुश्किल से कन्विंस करते हैं कि हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट के राइट्स मिल रहे हैं, फेडरेशन आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, आ जाओ गवर्नमेंट बनाते हैं, देखते हैं अपने लोगों के लिए कुछ करेंगे, मतलब एक मिलके चलाएंगे बिल्कुल गवर्नेंस। अब यहाँ पर जुल्फकार अली भुट्टो एक गलती करता है। और जिसकी अच्छा एक और बात, मेंगल आज भी, अब तो उसकी खैर डेथ हो गई, वो मरते दम तक कहता था कि जुल्फकार अली भुट्टो ना सिर्फ उसने पाकिस्तान को डिवाइड किया बल्कि ही वाज अ सिविलियन डिक्टेटर। उसकी रीजन ये है कि 1973 के बाद सडनली एक अपसेट होता है और जुल्फकार अली भुट्टो साहब बैठे बिठाए जो है वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देते हैं और वहाँ गवर्नर राज लगा देते हैं। उसकी क्या वजह बनी डिसॉल्व एकदम क्यों किया? जब मेंगल ने अपनी गवर्नमेंट बना ली, एवरीथिंग वाज इन प्लेस, तो व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन व्हिच लेड टू दिस प्रॉब्लम? ठीक है, एक तो ये था कि मरी ट्राइब जो था ना उसकी बड़ी ओवर एक्सपेक्टेशंस थी। इन्होंने पहले तो उसको साथ मिला लिया, ठीक है, जो खैर बख्श मरी था उसको मिलाया साथ, उसके साथ गवर्नमेंट बनाई। बट होता ये है कि उसने जब अपने लोगों को कन्विंस करना शुरू किया तो उनको 2-3 साल में ये जो गैस है, राइट्स हैं, वो मिलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। तो उसके ट्राइब ने सबसे पहले कहा कि हमें हमारी डिमांड्स चाहिए, हमारी ये डिमांड्स हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स इंश्योर होंगे, ये आपका जो हमारा सुई गैस के जो एसेट्स है, बाकी जो एसेट्स हैं, सारा उन्होंने ऐसा ऐसा डिमांड शुरू की। हालांकि भुट्टी कबीला था जिसका, लेकिन वो डिमांड कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि इवेंचुअली है तो बलूचिस्तान का मसला। अब इन चीज़ों को ना सिर्फ एड्रेस करना तो दूर की बात है, सुना भी नहीं जा रहा था। और फिर ये कहीं ना कहीं सही बात है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने बड़ा कोई बेवकूफ़ाना डिसीजन लिया। इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, छोड़ देनी चाहिए थी। आप देखते तो कि वो 4-5 साल करते क्या हैं, बाद में तो वैसे डिक्टेटरशिप आ गई थी, ये नहीं हुआ। अच्छा फिर इसने एक और बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। पहली बार आपको ट्राइब 1 पेज पे मिले हैं। अब देखें, नो डाउट इन दैट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या PTI हो, इनका जो इनसाइड आउट है ना गवर्नमेंट मेकिंग को लेकर या डीलिंग को लेकर, वो बहुत पुरानी है। तो वही होता है, जुल्फकार अली भुट्टो जब साहब बुलाते हैं, गवर्नमेंट डिसॉल्व कर देते हैं, गवर्नर राज लगाते हैं और फिर बुलाते हैं, लेकिन 3 लोगों को बुलाते हैं वो उस टाइम पे डिस्कशन करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए, और मरी में बुलाते हैं, ठीक है। एक जनाबे वाला वो बुलाते हैं आपके ये जो बजिंजो साहब है उनको, ठीक है। एक वो बुलाते हैं आपके मरी कबीले का जो बंदा है उसको, और एक वो बुलाते हैं मेंगल को। अब इसमें एक चीज अंडरस्टैंड करें, भुट्टी पीछे, नवाब अकबर भुट्टी को ना कोई पूछता है ना नेगोशिएशन में लेकर आता है। यही चीज हमें डिजाइन और डिफाइन करती है इस बात को कि बलूचिस्तान कभी 1 पेज पे क्यों नहीं आएगा, या ट्राइबलिज्म की डिवीजन वहाँ की जो कॉमन कॉज है या वहाँ की जो मैं कहूँगी जेन्युइन कॉजेज हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ के फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज हैं, या वहाँ के लोगों की नीड्स, बेसिक नीड्स की फाइट है, पूरी नहीं हो रही, क्योंकि डिवीजन रखना ही तो सक्सेस है। और ये इसमें, अच्छा शाहरुख, इसमें गुड न्यूज ये है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी कोई लेना देना नहीं है, इनका अपना ट्राइबल प्राइड है। इनहेरेंट फॉल्ट दैट लाइज एंड इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। जिस तरह वो अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल था, तो दे आर ऑलरेडी डिवाइडेड। यस, सो वो अगर हम उनको चांस दे भी देते हैं तो यू थिंक कि वो दे आर नॉट गोना कम आउट एज वन एंटिटी, वो एक उनके आपस में डिविजन्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या रीजन दिया
भुट्टी को पीछे छोड़ने का और गवर्नमेंट इवेंचुअली डिसॉल्व करने का बलोचिस्तान की? व्हाट रीजन डिड ही गिव एट दैट पॉइंट इन टाइम टू ठीक है, डू दिस? अब ये इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर आप डेरा भुट्टी को देखते हैं तो सुई गैस कहाँ से निकल रही है? भुट्टी। बिल्कुल। तो उसके ऑनर्स वो थे। अब इन्होंने क्या किया कि उसको साइडलाइन करके पहले भी मेंगल खुद सीएम बना है और बाकी कबाइल। अब इनको पता था कि भुट्टी कबीला जो है वो भी एक साइड से हमें प्रेशराइज कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसमें समझने की जरूरत है, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, भुट्टी एंटी पाकिस्तान नहीं था। थे। अब ये जो सारे थे ना, ये बलोच नेशनलिज्म को ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे थे। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने अगेन ओवर एस्टिमेट किया। उसने कहा ये तो डिबेट में है ही नहीं, ये एंटी पाकिस्तान, हाँ सॉरी, अंडर एस्टिमेट किया। उसने कहा ये तो एंटी पाकिस्तान नहीं है, इसको बुला के क्या करना है, कुछ नहीं होना, ही इज नॉट अ थ्रेट। जो थ्रेट था उसको इनसे था। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि जब वो बुलाता है, निगोशिएट करता है, उसका एक फॉरेन ट्रिप आया हुआ था उस टाइम पे। वो कहता है मैं कर रहा हूँ, आपको पता है उस टाइम पे एक इस्लामिक बैंक बनने की जो है वो डिस्कशन 74 में ये होना था। तो वो कहता है कि मैं ये जरा कुछ चीजें चल रही हैं, मेरे कुछ फॉरेन ट्रिप्स हैं, मैं वो करके आता हूँ, मैं आपकी गवर्नमेंट रीइंस्टेट कर दूंगा। to unite all the Muslim countries back in time, yeah. तो उसने कहा कि मैं रीइंस्टेट कर दूंगा गवर्नमेंट। अब उस टाइम पर इससे मरी और मेंगल डिमांड करते हैं कि आपने रीइंस्टेट करना है तो अभी इसी वक्त करें, गवर्नर राज खत्म करें और एज इट इज कर दें। अब जुल्फकार अली भुट्टो आया इस तरह के एक मुल्क का हिस्सा टूट गया, तो थोड़ी तो चीज़ सर पे सवार होती है बंदे के। उसने कहा अगर मैं नहीं करूंगा तो आप क्या करेंगे? तो आगे से मेंगल ने और मरी ने ज़्यादा जोश में आके बोला, बल्कि एग्रेसिवली बोला, ये एग्जैक्टली कोट हुआ है बुक्स में हिस्ट्री की, कि आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम बलोच इनइक्वालिटीज़ को ऐसे हाईलाइट करेंगे कि पाकिस्तान को पता चल जाएगा। अभी जो जुमला है वो ये बता रहा है कि वो पाकिस्तान को एक अदर एंटिटी समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं वही पॉइंट कि भुट्टी को नहीं बुलाया और सारा कुछ। तो उसने कहा कि आपको लगता है आप ये कर सकते हैं? उसने कहा हम करेंगे, आपने अभी हमारी पावर नहीं देखी। मतलब उस टाइम पे अगेन अंडर एस्टिमेशन वाली बात आ गई है। और यही होता है कि ये एक इनके दरमियान एक गर्मा गर्मी होती है, निगोसिएशन नहीं हो पाती है, ये वापस चले जाते हैं और ऑब्वियसली जुल्फकार अली भुट्टो साहब अपने ट्रिप पे निकल जाते हैं। अब 1973 में भुट्टो साहब क्या करते हैं कि वो दोबारा से वहाँ पर वेपनाइजेशन कल्चर, वहाँ पे जो रेफ्यूज लिया हुआ था उन्होंने पहाड़ों पर, मरी कबीले ने वो फाइट शुरू करता है और उसको कंट्रोल करने के लिए आप मिलिट्री भेजते हैं और लार्जेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट होता है। और इसको तकरीबन हम कंसीडर करते हैं थर्ड लार्जेस्ट इंसर्जेंसी ऑफ बलूचिस्तान। पहली वही 1948 के बाद, फिर 1 मिनट स्कीम के बाद हो रही है और अब ये तीसरी स्टार्ट होती है। इसमें हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलती है कि इंसर्जेंसी होती ना, आप अगर गवर्नमेंट को बैठे बैठाए डिसॉल्व ना करते, बड़े इलॉजिकल रीजंस नहीं आपने उसको ऑब्वियसली डिसॉल्व करने के लिए और सारा कुछ। अच्छा, एक और जो ट्विस्टिंग फैक्ट है जिसके ऊपर मुझे जुल्फकार अली भुट्टो पे पर्सनली बहुत एतराज़ होता है समटाइम्स, कि आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन हमारे पॉलिटिशियंस की बिल्कुल ठीक नहीं रही। खुद भी सोशलिस्ट था। मज़े की बात है मरी ट्राइब वगैरह भी सोशलिस्ट हैं। जितने भी ट्राइबल लॉर्ड्स जो हैं या ट्राइबल जो उनके ट्राइब्स हैं, जो बलोच ट्राइब्स जो फाइट में इन्वॉल्व हैं, दे आर बेसिकली सोशलिस्ट बाय आइडेंटिटी, अगर आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी की बात की जाए। अब इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इनको कंबाइन करके those people who don't know socialism क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का बाय एंड लार्ज ज्यादा कंट्रोल होता है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी कम होती है और एसेंशियली गवर्नमेंट रन्स द शो और वही कैपिटलिज्म इतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, गवर्नमेंट ज्यादा वो करती है, राइट? इसी कॉन्टेक्स्ट में 100%। जब भुट्टो ने आपकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ उसने वो किया, नेशनलाइजेशन की तरफ सॉरी किया था कि लोकल और जो प्राइवेट बिजनेसेस उनको बाय आउट कर रही थी गवर्नमेंट, तो दैट वाज द आइडिया कि गवर्नमेंट मेनली कंट्रोल करेगी। बिल्कुल दैट वाज हिज आइडियोलॉजी, राइट? अब क्या होता है कि जब भी इन्होंने कर दिया लार्जेस्ट इंसर्जेंसी, अच्छा वो 1977 तक चलती है, बहुत लंबी। अच्छा, इसमें ना एक ट्विस्ट आता है शाहरुख, वो ये होता है कि ना अब कंट्रोल नहीं होता मिलिट्री से ना, मिलिट्री, क्योंकि देखिए आप बलूचिस्तान आप खुद भी गए हैं, आपने विजिट किया है कोयटा वगैरह, आपने देखा माउंटेन्स का पूरा एक चलता है सिलसिला, खत्म ही नहीं होता। टोपोग्राफी है, बड़ी रगड टेरेन है, बड़ी उसकी डिफिकल्ट और हार्श किस्म का जो है ना एक उसका लैंडस्केप है। आई मीन बहुत ज्यादा पहाड़ी और टफ जगह है वो, बिल्कुल, टू मैनूवर, टू मूव अराउंड, पैदल चलना, और वहाँ के लोगों को लेकिन आदत है, लेकिन अदरवाइज इट्स अ वेरी टफ उसकी जो क्लाइमेट और सारा एनवायरनमेंट है, सारा फिजिकल लैंडस्केप। बिल्कुल। तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हमें ये पता चलता है कि उस आप लैंडस्केप, अब बात करें 2024 की, आप सोचें 1970s में क्या हाल होगा, हम इतने पहले टाइम की बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को उल्टा इम्प्रिजन कर देते हैं। अब करती क्या है मिलिट्री, वो भी मिलिट्री, ऑब्वियसली मिलिट्री इतना इन्वॉल्व नहीं है, जुडिशरी और आपके पॉलिटिकल पावर इन्वॉल्व थी। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ईस्ट पाकिस्तान आपका सेपरेट हो गया, भुट्टो ने अभी एक लेसन लर्न किया कि वी लॉस्ट हाफ ऑफ द कंट्री एंड बलोचिस्तान इज ऑलरेडी
रेजिंग सो मेनी सेंटिमेंट्स और इतने बिल्कुल। इनके इश्यूज हैं, हम्म, तो थोड़ा सा बंदा अपना हम्बल हो जाता है, थोड़ा सा बंदा डरता है कि यार नहीं, वी माइट जस्ट लूज इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। स्टिल ही वाज, ही यस। डेल्ट विद देम एक आयरन हैंड के साथ। उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली उसको अपोज किया और उनको वो किया। तो आपको क्या नज़र आता है कि ये क्या वजह थी इसकी? उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो पॉपुलैरिटी है ना शाहरुख, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी एक नेशन या एक नेशनल लेवल की हद तक नहीं थी। अच्छा। वो ग्लोबली बहुत पॉपुलर था, हम्म, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे काम कर चुका था। उसकी जो एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर साइंग थी ना, दैट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप इतने ज़्यादा पावरफुल होते हो ना, तो बेसिकली वो अपना कंट्रोल मेंटेन करना चाह रहा था। उसकी एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि सिंध की जो पट्टी है ना, बहुत ज़्यादा, वो बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा एरियाज़ को भी कवर करती है। सिंधी बलोची कल्चर बिल्कुल का फ्यूजन बिल्कुल। वगैरह, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इसको ये था कि मुझे चैलेंज अगर कहीं से हो सकता है ना, क्योंकि देखें, जब जुल्फ़कार अली भुट्टो आ रहा है, ही वाज़ वेरी पॉपुलर अमंग पंजाबी कम्युनिटी एज़ वेल। वो पंजाब को भी बहुत पॉपुलर था, पंजाब में भी। उसको जो मेजर थ्रेट था ना, मतलब आपने अपने थ्रेट्स को खत्म करना होता है, उसको थ्रेट था ही बेसिकली बलोच से। ठीक है, केपीके को तो खैर उस टाइम हम कंसिडरेशन में नहीं सो उतना उस तरह एवरीवेयर लेते। एल्स ही हैड पॉपुलैरिटी, बस यही एक यस। एरिया और बेल्ट थी जहां से उसको थोड़ा सा था कि इनको जी, कंट्रोल करके क्योंकि रखना वो टाइम एंड अगेन काउंटर करते थे ना कि या हमारे राइट्स जस्टिफाई नहीं हो रहे। वो उसके सही लिए एक थ्रेट बन रहे थे। सही। वो बार-बार कहते थे कि हमारे हमारे राइट्स, हमारा बजट, वो डिबेट ठीक है करते थे। वो ठीक इसकी है। ऑब्वियस इनिशिएटिव्स लेते थे अपने राइट्स को लेकर। अच्छा, जब 1977 से पहले जो मैं आपको बता रही थी, इसको एक टर्म यूज़ की जाती है, इसके लिए हैदराबाद हैदराबाद केस इसको कहा जाता है। अब हैदराबाद केस इसलिए कहा जाता है कि ऑब्वियसली हियरिंग वगैरह वहाँ पर हुई थी, जिसमें ये जो मेंगल वगैरह हैं, इन सबको उठा के जेल डाल दिया जाता है। अब जो जेल में डाला जाता है, दैट्स नॉट इनफ कि जेल में डाला गया। इनके ऊपर आर्टिकल कौन सा लगता है? वही ट्रीजन आर्टिकल, जो आप आज हाई भी यूज करते ट्रीजन, हैं, गद्दारी वाला। बिल्कुल। ठीक है, कि ये डिसलॉयल विद स्टेट है। पॉलिटिकल और विक्टिमाइजेशन के लिए आप यस, इसको यूज करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, टू स्नब योर ओपोनेंट्स या यस, कि ये एंटी पाकिस्तान है और इनके ऊपर हमें प्रूफ मिल गए और अब हम इनको डाल रहे हैं जेल में, और इनके ऊपर इनको जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आप ना उठा के वायलेंस, इम्प्रिजन कर दिया। वही रिट्स हाँ, कार्टिल वाला जो यस। तर्ज है, ठीक है। अब देखिए यही बात है कि पाकिस्तान में ना ये बहुत बड़ा इशू रहा है। मेरा ख्याल है हिस्ट्री इज सिंपली रिपीटिंग इटसेल्फ। पाकिस्तान का यही कल्चर है, कि ऑपोजिशन के साथ जो आइदर यू आर विद देम और यू आर अगेंस्ट देम। अगेंस्ट देम। अब आपको इतना बड़ा ट्रीजन आर्टिकल आप लगा रहे हैं। अब अच्छा, जब आप विक्टिम होते हो ना और आपको कुछ मिल भी नहीं रहा होता, तो आपके ऊपर, चाहे मैं कहती हूँ कुछ जायज़ बात भी थी, एंटी पाकिस्तान थे भी, अगर एक आधे को हम मान लेते हैं, बट द फैक्ट इज कि वो फाइट तो अपने सोशल राइट्स के लिए कर रहे थे। वो पहले पाकिस्तान का पार्ट भी तो बने हैं। तो आपको उनको थोड़ा-सा लूज़ बॉल देकर उनके साथ नेगोशिएट कर लेना चाहिए था। आप वो भी नहीं कर रहे। फिर आप वहाँ पे मिलिट्री भी डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के बाद भी इट्स नॉट इनफ फॉर योर पॉलिटिशियंस। उसके बाद उनके ऊपर ट्रीज़न गद्दारी का केस। इसका मतलब है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जैसे-जैसे इंसर्जेंसीज़ एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, उस इंसर्जेंसी को स्नब करने के मेथड्स भी aggressive हो रहे थे। बिल्कुल, एंड दैट्स नॉट नाइस। दे वर ट्राइंग एवरीथिंग टू यस, उसको स्नब किसी देम। तरह उसको यस, कर्टेल कर सकें। कर्टेल, और उसके इम्पैक्ट्स, उसके आफ्टर शॉक्स आपने भुगतने थे। वो अब आप 2024 में देख लेंगे, 2025 में देख लेंगे, 2035 में देख लेंगे, बट ये आना था, ये आफ्टर शॉक तो आना था। अच्छा, इसके बाद ये वाला केस होता है। इसमें मैंने इस केस को हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि जो अताउल्लाह मेंगल है, उसका बेटा असद, उसको उठा लिया जाता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत ज़्यादा बैड लक है कि हमारे इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा हमारी एमनॉसिटीज़ हैं, हमारी ऑब्वियसली एनिमी स्टेट्स एग्ज़िस्ट करती हैं और फॉरेन प्लेयर्स फ़ायदा लेते हैं इस चीज़ का। नेचुरली वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते यस, हैं इसमें। और लेटर लेटर ऑन ही वाज़ किल्ड। ये अकबर भुट्टी की जहाँ तक बात करें तो ही जी, वाज अ वेरी पॉपुलर पॉलिटिशियन। ही यस, वाज यस, वन ऑफ द फेवरेट मेंबर्स इन द यस, बलोच कम्युनिटी एंड आई थिंक बलूचिस्तान से बड़ा एसोसिएशन है इनकी, हर जी, तरह से इनको जी। याद किया जाता है। तो व्हेन डिड ही कम इनटू प्ले? और उनकी हुँ। पॉपुलैरिटी के बावजूद ही वाज़न्ट इवन एंटी पाकिस्तान, ही वाज सपोर्टिव ऑफ एवरीथिंग। सो उनको फ्रंट पे लाके क्यों नहीं अलाइन किए गए भुट्टो और उनके इंटरेस्ट्स, ताकि पाकिस्तान के साथ साइड करे बलूचिस्तान? बिल्कुल ठीक। अब अगेन यहाँ पर फिर वही बात रिपीट होगी, ट्राइबलिज़्म एंड ट्राइबल डिवीजन ऑफ बलूचिस्तान। राइट। अब इटसेल्फ वहाँ पे विन करने के लिए तो वोट चाहिए। अच्छा, एक और बात शाहरुख, मेंगल वहाँ का सबसे बड़ा कबीला है। आई वाज अबाउट टू आस्क कि सबसे यस, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा है? मेंगल स्ट्रॉन्ग तो खैर मैं मतलब नहीं in terms कहूँगी। of size, यस, साइज़, they're big. पॉपुलेशन में मेंगल आर द लार्जेस्ट ट्राइब Hmm. ऑफ बलूचिस्तान राइट नाउ। Hmm. आज की भी डेट में अगर आप बात करेंगे ना, तो मेंगल बहुत बड़ा ट्राइब है। Hmm. उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। Hmm. तो दिस इज़ द थिंग कि आपको मेंगल्स जो हैं बहुत प्रोमिनेंट भी नज़र आते हैं ड्यू टू दिस वेरी फैक्टर। मरी कबीला जो है ना शाहरुख, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं न कहीं आप समझ लें वो फॉगी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हेज यस, हो।
उसकी रीजन है कि वो गए नहीं, वो लड़ रहे हैं अब तक, लेकिन वो प्रॉपर फाइटर्स बन चुके हैं। ठीक है। वो बेसिकली इतने एग्रेशन हैं उनको, आपको लेकर, पाकिस्तान को लेकर, इस आप समझ लें पॉलिटिशियंस को लेकर, कि आप उनको निगोशिएशन टेबल पे अब नहीं ला सकते। आपने उनके साथ जुल्म बहुत किया है, तो वो आना नहीं चाहते। अच्छा, 1970s में ये सब कुछ होता है, फिर आपको ही पता है कि हम लोग एक और चीज में बिजी हो गए, विच इज नोन एज द कोल्ड वॉर। तो वो बीच में फिर कहीं ना कहीं पिक्चर साइडलाइन चली जाती है, कहीं ना कहीं फॉगी हो जाती हैं सारी चीजें। उसके बाद क्या होता है 1990s वगैरह में? कोल्ड वॉर का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब यूएसएसआर और यूएस की लड़ाई हो रही थी, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान हैड टू साइड विद द यूएस ब्लॉक। कैपिटलिज्म को उन्होंने प्रमोट करना था। दे यूज्ड आवर बेसिस, दे यूज्ड आवर एरिया, ताकि वो कम्युनिज्म को कंटेन कर सकें। तो छोटा सा कॉन्टेक्स्ट ये है कि एवेंचुअली अमेरिका जो है वो विन किया, और पाकिस्तान जो है उसके साथ था। बिल्कुल। तो वी वर आल्सो एंगेज्ड इन that had a very major impact on Pakistan, its resources, because उन्होंने मुजाहिदीन प्रोड्यूस किए। तो उसको कैसे रिलेट करेंगे हम बलूचिस्तान को? अच्छा, इस तरह रिलेट करेंगे कि रशिया का जो लार्जेस्ट इंटरेस्ट था ना, वो अफगानिस्तान तो कभी था ही नहीं, वो डीप वाटर्स थे। डीप वाटर, एक्सेस टू डीप वाटर्स, बिकॉज रशिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझना, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ठीक है, और उसको एक्सेस चाहिए था डीप सी पोर्ट और वाटर्स तक, जो थ्रू आउट द ईयर उनको हेल्प कर सकते थे। और पाकिस्तान आई बिलीव वाज देयर, अफगानिस्तान के थ्रू वो सारा उनका सबसे अच्छा पाथवे बनता था। और अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान, असल में अब यहाँ पर दोबारा बलूचिस्तान हाईलाइट होता है। गवादर कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। अब यहाँ से अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको तब लेसन लर्न कर लेना चाहिए था कि हमें यहाँ पर पीस मेंटेन करना है, हमें यहाँ पर ट्राइबलिज्म को एंड करना है, हमें यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री। नेचुरली वो नहीं किया गया। अब 1990s होते हैं, सारा कुछ होता है। अब भुट्टी जो है, नवाब अकबर भुट्टी का आपको बहुत ज्यादा रईस नजर आता है। अच्छा, मैंने जैसे बताया वो प्रो पाकिस्तान है, बिल्कुल, ठीक है, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी नहीं था। 1990s में इसके टाइम एंड अगेन आपको पीएमएल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक डिबेट मिलती है, नेगोशिएशन मिलती है कि जनाब सुई गैस जा रही है, हमें कोई इक्विटी नहीं, हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं, मतलब बलोची पीपल आर बीइंग यूज्ड, उनको आप इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनको आप इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। वो ये पीएमएलएन से भी डिबेट करता है, ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी करता है, बट ऑब्वियसली उसको उस तरह से सुना नहीं जाता। फिर अनफॉर्चुनेटली मुशर्रफ जो है, उसका राइज आपको नजर आता है, उसकी डिक्टेटरशिप। अब ये याद रखिएगा कि नो डाउट इन दैट कि मिलिट्री क्योंकि वहां ऑपरेशंस करती थी, इसमें मिलिट्री का फॉल्ट नहीं है, मिलिट्री को डिप्लॉय करने वाली आपकी पॉलिटिकल क्लास है। यस, अब लेकिन वहां पर क्योंकि मिलिट्री ने ऑपरेट किया, तो ऑटोमेटिकली आपको जो फ्रंट फुट पर होता है, आपको वही एनिमी लगता है, आपको लगता है जाहिर है फेस आपको वही नजर आ रहा है, यू डोंट नो किंग पीछे से कौन पपेट कंट्रोल कर रहा है, बट एक्चुअली आपको सामने वाला दुश्मन वो तो एक एग्रेशन पहले ही था। फिर मुशर्रफ रेजिम आती है, सब कुछ होता है, और उसमें क्या होता है कि जब नवाब अकबर भुट्टी टाइम एंड अगेन डिमांड्स अपनी ज्यादा कर देता है, वो यहाँ तक थ्रेट करता है कि मैं सुई गैस की जो पाइपलाइंस है उनको बम्बार्ड करवा दूंगा, उनको मैं ब्लॉक कर दूंगा, बिकॉज वो कहता है इट्स लाइक डू और डाई। बिल्कुल, क्योंकि हमारे लोग जो हैं दे आर बीइंग सप्रेस्ड, और यहाँ पर जो है 2 वक्त की रोटी जो है वो लोगों को प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं। सी कि वो ये लोग उसका एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, तो लैंड में ही सेड आई माइट जस्ट कट ऑफ द सप्लाईज और सब मैं उसको वो कर दूंगा। और इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि 1990 के बाद से ये लिखा हुआ है, और ये वहाँ के लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली साइन भी है उनकी, और बुक्स में भी लिखा है इंटरनेशनल ऑथर्स ने, कि भुट्टी ने उर्दू बोलना छोड़ दी थी। 1990 के बाद उसने उर्दू बोलना तक छोड़ दी थी। इतने ज़्यादा रिजेंटफुल हो गए थे वो। बट तब भी वो कहता था कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, बट हमारे राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे हमारे, फाइनेंशियल, वो यही कहता था। प्रॉक्सिमिटी तो अच्छा, उसको गुस्सा किस बात पे था? देखिए, बात तो जेन्युइन है, एयर और लैंड बेसिस सारी आपने बलूचिस्तान साइड के इस्तेमाल कर ली, और आपको एड भी आ रही है, मिलिट्री के नाम पे पैसा भी मिल रहा है, उसके बावजूद बलूचिस्तान में कुछ नहीं है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इन चीज़ों को लिंक कर रहा था, इसलिए मैंने कोल्ड वॉर को लिंक किया। वो ये अंडरस्टैंड कर रहा था कि वी आर बीइंग अब्यूज्ड, वी आर बीइंग यूज्ड, तो उसके लिए चीज़ें बड़ी हर्टफुल थी। और फिर एंड पर जाकर डेफिनेटली वो थोड़ा सा टिल्ट होता है पाकिस्तान से सेपरेटिज्म वगैरह का, बट वो भी उसने कहीं ओपन स्टेटमेंट नहीं दी हुई है जो ये लोग कहते हैं। अब ट्विस्ट क्या आता है कि जब अकबर भुट्टी की मर्डरिंग कराता है मुशर्रफ, बट उसकी मर्डरिंग को बाकी सारे ट्राइब्स ने अगेन क्या यूज किया? एज अ कॉज ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट। उसकी जो लाश है उसको बेसिकली एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट कह लें आप, एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट, या जो सेपरेटिस्ट थे वहां पर, उन्होंने उसको, उसकी लाश को यूज किया है अपनी कॉज को सेटिस्फाई करने के लिए। अब एक और ट्विस्ट है यहाँ पर, अब भुट्टी का मर्डर हुआ, मरी तो कबीला ऑलरेडी, उनको तो कॉज चाहिए, ठीक है, बजिंजो वगैरह को भी,
अब इस कॉज में जब ये भुट्टी का मर्डर होता है, मेंगल कबीला बायकॉट कर देता है किस चीज का बॉयकॉट? कि हम सेपरेटिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं है, हम ये फाइट नहीं लड़ेंगे, ये हमारे हमारे कबीले की फाइट नहीं है। अच्छा। तो आप यहाँ से देखें ना कि गवर्नमेंट क्या करे, कभी ये कि वी आर नॉट देम, हम डिफरेंट हैं, हमारे ग्रीवेंसेस डिफरेंट हैं। यस। अब मेंगल कबीला जो है अब एक लार्जेस्ट ट्राइब है, वो भुट्टी के मर्डर के बाद उनका वो रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, वो एग्रेशंस नहीं मिलते। तो दैट क्लियरली शोज अगेन कि डेरा भुट्टी वाली साइड सेपरेट है, मेंगल्स की एक पूरी डोमेन सेपरेट हो गई। ये बात हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है कि डिवीजन ऑफ ट्राइबलिज्म इज बेसिकली अ बिगर थ्रेट, यस, इन बलूचिस्तान rather than this कि आप And for that nobody is to blame, that is just how the history has unfolded yes, upon them. उसमें कोई वाकई किसी का कोई रोल नहीं है। अच्छा, तो आयशा ये बताएं कि हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के और स्टूडेंट फेडरेशन वाला जो एक पार्ट्स है, ये कब इमर्ज किए, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और आजकल के कॉन्टेक्स्ट में इसके बारे में बताएं। वी हैव हर्ड कि BLA is taking responsibility for a lot of attacks, it's conducting strikes, and then we also get to hear कि India is taking undue advantage of the situation और वो BLA को exploit कर रहा है, फंड कर रहा है, ammunition supply कर रहा है। तो ये किस हद तक बात सच है और BLA कौन है, कहाँ से मर्ज किए और ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा शाहरुख, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली मरी ट्राइब और ये सारे ट्राइब्स थे ऑलरेडी फाइट में इन्वॉल्व थे। BLA का जो आपको एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट, यानी कि मैं एग्जैक्ट डेट कोट करूँ तो दैट इज बेसिकली 2000। And that's not very far, मतलब बिल्कुल। और 2000 में जब मुशर्रफ की भी डिक्टेटरशिप आ रही है और इनको पिछले 10 साल से वो देखते हैं कि नवाब अकबर भुट्टी इज आल्सो ट्राइंग टाइम, मेंगल भी ट्राई कर रहे थे कि राइट्स मिल जाएं हमें, हमारी जो शेयर है वो मिले, वो भी नहीं मिल रहा था और ये सब कुछ हो रहा था। 2000 में जो इनका राइज होता है ना, इसमें आप बड़ा एक ट्विस्ट अंडरस्टैंड करने वाला है आपका। 2001 में वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हो रहा है, तो जो इलीगल वेपन स्मगलिंग का कल्चर है उसको आप उसमें साइडलाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? हाँ, बलूचिस्तान की प्रॉक्सिमिटी अगर आप देखें तो बॉर्डर आपका पूरा इनसिक्योर था, आपकी इन्फिल्ट्रेशन बड़ी आसान थी, उसमें वेपन स्मगलिंग जी। अब BLA कभी इतना स्ट्रांग ना होता। देखिए BLA है कौन? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ठीक है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में तकरीबन आप ये समझ लें, मरी ट्राइब हो गया जो मैंने आपको बजिंजो वगैरह, मतलब मल्टीपल ट्राइब्स के बच्चे, यंगस्टर्स वगैरह मिलकर जो है ये BLA का पार्ट बन रहे हैं। इसका प्रॉपर नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये प्योरली जो है वो एंटी पाकिस्तान है, देयर इज नो डाउट इन दैट। और इनका कोर कंसर्न है हमें बेसिक राइट्स दिए जाएं। कोर कंसर्न इनका ये है, हमने सेपरेट होना है। ठीक है, अच्छा। हाँ, इनका कोर कंसर्न स्टार्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ स्टे विद पाकिस्तान। यस, ओके। इसीलिए स्टेट ने इनको डिक्लेयर कर दिया दे आर एंटी स्टेट एक्टर्स। ये हमारे लिए नॉन स्टेट एक्टर्स में कंसीडर होते हैं। आप समझे ब्लैक लिस्ट करते हैं ना जिस तरह, तो हमने इनको ब्लैक, ये टेररिस्ट हैं। ओके, ठीक है, इनके लिए अकॉर्डिंग टू आवर ऑफिशियल डेफिनेशन ये एब्सोल्युटली। ठीक है। और 2024 में जैसे अभी रिसेंट 1-2 हफ्ते में एपिसोड्स अनफोल्ड हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इनको एथनिक टेररिस्ट भी कह सकते हैं। एक और टर्म भी है जो आप इनके लिए यूज कर सकते हैं, देयर एथनिक कम्युनिटीज के जो बच्चे हैं डिफरेंट सेक्ट्स के, डिफरेंट ट्राइब्स के वो आके गैदर हो गए हैं BLA के अंडर बिकॉज़ दे वांट टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द। अब इसमें BLA में ना आप डिवाइड नहीं कर सकते कि BLA में जो है यहाँ के लोग ज्यादा हैं, वहाँ के कम हैं, वो आप उसको डिफाइन। जैसे BLA में, अच्छा पास्ट 5 ईयर्स में मैं आपको बताती हूँ, बड़ा शॉकिंग है, गवादर के बड़े बच्चे होते हैं उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि गवादर को जो ये पूरी बाढ़ लगा के कवर कर रहे हैं, उससे वो लोग कहते हैं कि हमारे घर हमारी जमीन हमसे छीनी जा रही है। बिल्कुल। उससे पीछे आप जाएं तो आपको तुर्बत के बहुत बच्चे मिलेंगे। मतलब हर टाइम पीरियड में आपको डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग BLA का पार्ट बनते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं BLA हर एरिया के कंसर्न्स को जानती है। वहाँ के लोग हैं ऑब्वियसली इनसाइड आउट जानते हैं, उनको पता है हमने किस टाइम पर किस इलाके की किस कम्युनिटी को टैप डाउन करना है, किस तरह से उनको मैनिपुलेट करना है, हमारे वो हमारी और हमारी स्ट्रांग ज्यादा स्ट्रांग कर बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब जब ये राइज होता है तो उसके बाद शाहरुख, अच्छा BSF भी है, BSO भी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और भी अभी करंट, अच्छा हर एरा के अंदर ना 2000 के बाद आपको मल्टीपल, किसी टाइम पे BSF बहुत ऊपर चली जाती है, किसी टाइम पे BSO बहुत ऊपर चली जाती है। अब BLA का बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने पिछले कुछ दिनों में एपिसोड्स देखी हैं, महारंग बलोच वाली पूरी एपिसोड हमें मिलती है। उसके बाद रिसेंटली जो है ये आपको पता ही है ऑब्वियसली मूसा खेल वगैरह में, ठीक है, मुरारा हाशिम जगह पर रोक कर जिस तरह ऑफलोड करके पैसेंजर्स को मारा जा रहा है, तो वो उसमें ये BLA अब डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो जो जितना बड़ा क्राइसिस, जितना बड़ा थ्रेट, जितनी बड़ी वायलेंट एक्टिविटी कर देती है ना, आप समझ लें उसकी वाह हो जाती है। ठीक है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि BSO BLA सब लोग मिलकर एक कंबाइन ऑपरेशंस करते हैं। जितना वो लाउड एक ब्लास्ट करेंगे, मैसेज देंगे, उतना ही वो पॉपुलैरिटी गेन करेंगे, ज्यादा लोगों तक मैसेज जाएगा, दे विल से दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट एंड मोर पीपल विल be attracted towards joining the BLA. That's what they're trying to do. They're trying to gain importance in the
पाकिस्तानी एंड ग्लोबल Yes. अरीना कि हाउ दे आर फाइटिंग फॉर द राइट्स और किस तरह वो जा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल और कोर बीएलए का ये है कि दे वांट टू सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान। Yes. थोड़ा सा महारंग बलोच कंट्रोवर्सी के बारे में बताइएगा, जी जी। ये किस तरह से रेलेवेंट है इससे? अच्छा, महारंग बलोच जो है, देखें हमने ये देखना होता है कि स्टेट नैरेटिव्स भी क्या हैं, ठीक है। तो महारंग बलोच के ऑब्वियसली फादर, और ये वही बात है जो मैंने आपको मेंगल से लिंक की थी कि उसका बेटा पहले गायब हुआ और देन ही वाज बीइंग मर्डर्ड। अब मैंने उस टाइम पे भी शाहरुख आपको कोट किया कि बहुत से मल्टीपल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज द पिक्चर इज नॉट क्लियर, द पिक्चर इज वेरी ब्लर्ड। उनकी अपनी ट्राइबल फाइट्स भी हैं। सेम महारंग बलोच के जो फादर हैं और उसके जो भाई हैं, दे वर बीइंग फर्स्टली मिसिंग पीपल बने, मतलब गायब हो गए, सडनली डिसअपेयर हो गए, देन दे वर किल्ड, मर्डर्ड। और उसके बाद जो है ये बच्ची जो है वो अपनी एक पूरी फाइट लेती है और वो कहती है कि जी ये क्या है कि हम में से जो भी आवाज़ उठाता है आप उसको गायब कर देते हैं, आप उसको मिसिंग पीपल बना देते हैं, या फिर आप मिसिंग नहीं करते उनको तो बाद में उनकी लाशें मिलती हैं। और दिस इज हैपनिंग सिंस 1970s। हाँ, इट्स बीन हैपनिंग फॉर द पास्ट 3 डेकेड्स नाउ। एब्सोल्युटली। तो वो उसके ऊपर ये पूरी की पूरी एक, अच्छा इसका इशू कैसे हाईलाइट हुआ, ये पूरा इस्लामाबाद लेकर आई, एक पूरा का पूरा कॉन्वॉय समझ लें, पूरा इसके पीछे पब्लिक थी, लाखों की लोग, तो लाखों का मजमा कह रहे हैं। फिर ये गवादर भी गई है, जैसे मैंने अभी आपको हाईलाइट किया कि गवादर में बीएलए इज वेरी एक्टिव। आप बात समझ रहे हैं, वहां पर बाढ़ लग रही है, तो इसका ऑल द वे इस्लामाबाद तो आना ठीक था, बट गवादर तक ट्रेवल करके जाना, तो वो चीज़ जो है थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो फिर इसमें ये लिंकेज बनता है कि आप इतनी स्ट्रांग होकर, आपके पास इतने एसेट्स हैं, सारा कुछ है, आप इतना पूरा कंट्रोल कर रही हैं, एक पूरा आप ग्रुप लेके जा रही हैं, पूरा ट्रैवल करके इस्लामाबाद आना, इट्स बहुत लंबा रास्ता है, 16-17 घंटे लगे थे इनको। फिर आप अगर कोयटा से निकली हैं और आप गवादर गई हैं, तो नॉर्मल ट्रेवलिंग जो आवर्स है 9 आवर्स है विदाउट ब्रेक। तो आप सोचें कि इनको पूरा एक दिन लगा। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सी ना फिशी हैं, इट इज़ नॉट क्लियर, समझ में नहीं आ रहा। तो वो महारंग बलोच इज़ बेसिकली वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर राइट नाउ। उसकी रीज़न ये है कि बीच में सडनली 2 महीने पहले इसको यूरोप वालों ने एक अवार्ड दिया, ठीक है, और मूवमेंट जो रन कर रही है फ्रीडम के एंड स्टफ, उसके लिए बाकायदा इसको अवार्ड दिया गया, ठीक है, इसकी ब्रेवरी के ऊपर। ये वो लेने वहाँ चली जाती है, फिर ये वापस आती है, इसको याद आता है कि मैंने दोबारा एक जलसा लेके जाना है। तो दिस इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। आप अगर एक कॉज के लिए फाइट कर रहे हो ना, तो आपको कॉज पे बड़ा फोकस्ड रहना पड़ता है। तो वो फिर ये चीज़ें हैं जो we don't understand what her true intentions are, यस यस, so तो we're वो still trying to figure out कि वो किस तरह वो लेके चल यस, रही हैं। ये हमारा एक स्टेट नैरेटिव है। सही। ये स्टेट नैरेटिव है। जो बलोच नैरेटिव है शाहरुख, वो बहुत एविडेंट है। वो कहते हैं कि जी महारंग बलोच इज बेसिकली फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ बलोच। ठीक है, इसको भी वो अंडरस्टैंड उनकी करना एक पड़ेगा, hero है। वो उनकी एक है सही। अंडरस्टैंडिंग। हम एक स्टेट नैरेटिव को ऑब्वियसली हम उसको छोड़ नहीं सकते, हमने उसको देखना है कि हमारी स्टेट का नैरेटिव क्या है, बिकॉज इवेंचुअली पाकिस्तान इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो हम इसको जो साइडलाइन नहीं कर सकते। आपकी स्टेट ये कहती है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, मे बी दे हैव द प्रूफ्स, बहुत सी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं। पर्सन्स का उनका क्लेम है कि जो भी आवाज उठाता है ही इज आइदर गॉन मिसिंग, स्लॉटर्ड, और वी डोंट नो वो कहाँ चला जाता है। यस whoever is vocal about their rights वो सप्रेस कर दिया जाता है। यस and that is a genuine concern I believe, जो भी है। वेरी जेन्युइन। और जो वहाँ पे ऑपरेशंस हुए हैं, माइंस लगे हुए हैं जी और तरह के प्रॉब्लम्स जी हैं, उसके बारे में जो लोग कहते हैं उनके बड़े फेयर किस्म की डिमांड्स हैं, जी माइंस रिमूव करें, हमारे जी। घरों तक एक्सेस हो, चेक पोस्ट बिल्कुल लगी हुई हैं। बिल्कुल। तो व्हाट इज द गवर्नमेंट या व्हाट इज द मिलिट्री ट्राइंग टू डू ओवर देयर? अच्छा, उसमें अब आपको ना 3 से 4 प्लेयर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वन इज यूके, यूएसए, सॉरी, वन इज यूएसए, देन चाइना, ईरान एंड तो इंडिया। अब हम इसकी ग्लोबल जी जो कॉनोटेशन है, जी कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जी क्या स्टेक होल्डर, उनके क्या जी इंटरेस्ट्स हैं, जी उनको जरा अलाइन करके समझाएं कि बिल्कुल। क्या चल रहा है। क्योंकि शाहरुख आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, जी। आपने बड़ा प्यारा सवाल किया कि हम्म। माइनिंग का जो क्राइसिस है यार, उससे उन लोगों के क्या कंसर्न्स हाईलाइट हो रहे हैं। सबसे पहले आपने खुद ही बात कोट कर दी, चाइना का जो है वो सीपैक की सिक्योरिटी को लेकर बड़ा मेजर कंसर्न है, राइट। एंड आई थिंक दे आर जस्टिफाइड, बिकॉज चाइनीज इंजीनियर्स को बड़ा ब्रूटैलिटी के साथ मार दिया True. गया है, टाइम एंड अगेन अटैक्स हुए हैं। ये चाइना है जिसको अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्यारे हैं। आपको पता है यूएस वगैरह होता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेके जा चुके it would होते have हैं। gone by then, एब्सोल्युटली like it advocated Afghanistan. एब्सोल्युटली। अब चाइना को पता है कि हमारी गवादर पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उनको ये चीज़ का पता है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी एक सिक्योरिटी कॉनोटेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, मेक सेंस। उसके लिए उनको गवादर के ऊपर बाड़ लगानी पड़ रही है, एक इनसर्कल करना पड़ा है, वो सब कर रहे हैं। अब देखें ना, एक बंदा यहाँ रहता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो Yes. दे हैव टू मेक श्योर कि सिक्योर हो। बिल्कुल। अब वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कहते हैं कि हमारे इलाके, हमारे ही फ्री मूवमेंट नहीं है। अब गवादर से आप निकलें फिर जाएं, फिर निकलें फिर जाएं, अब दिन में आप समझ लें आपकी 10 दफ़ा चेकिंग हो रही है। हाउ वुड यू फील? नेचुरली you will feel harassed. यस, आपको लगेगा यार ये क्या मुसीबत है, आप अपने तो घर कहेंगे के लिए आप जा रहे हो and you're being checked over and हाँ over again. बिल्कुल, आपकी पूरी कार चेक हो रही है। ऑपरेशंस हैं, बार-बार आपको चेक कर रहे हैं जैसे आप पता नहीं कौन हो।
तो वो Fairly, yeah. तो उनका ये जो आप एक साइकोलॉजिकल टेंशन को अंडरस्टैंड करें कि साइकी कितनी टॉर्चर होती है कि यहीं पे हम रहते थे, इससे तो बेहतर था डेवलपमेंट ना हो। आपने तो डेवलपमेंट के चक्कर में हमें बिल्कुल ही अब्यूजिव बिहेवियर हमारे साथ शुरू कर दिए। चाइना के कंसर्न्स जस्टिफाइड हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान नो डाउट बलोच, चाइना का हमें क्लियर हो गया क्या इंटेंशन, चाइना क्या कर रहा है उसके, यस, और उसकी वजह से बलोच कम्युनिटी का रिएक्शन क्या आ रहा है। अब अफगानिस्तान जो है उसने नो डाउट रेफ्यूज भी दिया है बलोच कम्युनिटी को। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट भी है, अफगानिस्तान से भी तो रेफ्यूजीज आए जो इटसेल्फ आप समझ लें तालिबान थे, टेररिस्ट थे, तो इनका आपस में एक अलाइननेस आप कह लेंगे, अलाइंड हो गए आपस में। बट अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान उस तरह सपोर्ट नहीं कर सकता, दे डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज नहीं है। अच्छा, अब आते हैं ईरान के ऊपर। ईरान के बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, इनको लगता है ईरान इन्वॉल्व है। ईरान इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द बिगिनिंग, ईरान में इतने बलोची रह रहे हैं, अगर ये सेपरेट होता है तो ईरान को पता है उनका इमीडिएट लार्जेस्ट प्रोविंस उनसे सेपरेट होगा, right? So it will ग्रेटर not just बलूचिस्तान। be Pakistan, बल्कि Iran will also be impacted because as you said almost a million Balochis are living in Afghanistan, यस, right? So तो it will not just pose a threat to Pakistan, हाँ, Iran को भी बहुत बड़ी threat है, so it won't let it happen. यस, अब उनका बड़ा क्लियर स्टैंस है। हमारी जो भी एक कम्युनिटी कहती रहे, बट दैट इज वेरी क्लियर कि ईरान इज नॉट इंटरेस्टेड। वो ठीक है, थोड़े हद तक आप कह लें कि इंस्टेबिलिटी हो जाए, सारा कुछ हो जाए, बट लॉन्गर रन में ईरान कभी नहीं चाहेगा ऐसा हो, बिकॉज इससे उनको एग्जैक्ट थ्रेट बनेगा एक। नहीं, वो उनको वो भी तो है कि चाबहार पोर्ट को हाँ, क्यों नहीं इतनी इंपॉर्टेंस और वेटेज मिल रही है, सो दे आल्सो वांट्स चाइना उस तरह से वो ना करे, तो वो थोड़ा सा हाईलाइट कर दें जी वेरी ब्रीफली। वो ये है कि गवादर पोर्ट को जो है वो ऑब्वियसली गवादर जो है वो एक बहुत लार्जेस्ट पोर्ट है, ठीक है, और चाबहार पोर्ट इज लाइक अ सिस्टर पोर्ट। अब ईरान के कंसर्न्स थे कि गवादर के जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है, पाकिस्तान को जो इंपॉर्टेंस मिल रही है, वो हमें लॉन्गर रन में नहीं मिलेगी। अच्छा, इस ग्रीवियंसेस की वजह से ईरान ने बड़ा एग्रेसिव स्टेप भी ले लिया है, उन्होंने दोबारा चाइना से डील कैंसिल कर दी है। अब चाबहार पोर्ट 2 मंथ्स पहले उन्होंने दोबारा इंडिया के साथ साइन कर लिया है, ताकि इंडिया का और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो थ्रेट अगेन किसके लिए होगा, पाक चाइना अलायंस के लिए। अच्छा, ये हो गए 3 प्लेयर्स। अब आते हैं यूएस के ऊपर। यूएस का बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूएस का इंटरेस्टिंग इस तरह है कि मकरान एक जगह है, वहाँ पर यूएस का बहुत पुराना प्लान था कि यहाँ पे एयरबेस वगैरह बनाएंगे। अब वहाँ पर एयरबेस बनाने का मतलब ये है कि आप गेटवे टू सेंट्रल एशिया को कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल, यू सिटिंग एट द हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। यस, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रशिया का कंट्रोल, इधर से अफगानिस्तान, ये सारी चीज़ें। अब वहाँ पर गवादर का आना, वहाँ पर चाइना के इन्वेस्टमेंट्स का आना, ये यूएस के लिए इटसेल्फ बहुत बड़ा थ्रेट है। तो देयर इज नो डाउट इन दैट कि यूएस कभी नहीं चाहेगा बलूचिस्तान स्टेबल हो। नेचुरली 2 चीज़ें, यूएस ने यहाँ पर एंट्रेंस कैसे लेनी है, सिंपल, कुछ ना कुछ होगा तो एंट्रेंस मिलेगी ना, ऐसे कैसे सब कुछ। यस, अब बिगर रीजन टू बी मोर स्पेसिफिक। बड़ी अजीब बात है ना कि इनको ह्यूमन राइट्स की टेंशन बलूचिस्तान में ऐसे लगी हुई है, हालांकि खुद ड्रोन अटैक्स करते थे। बिल्कुल, तो आपको ऑल ऑफ अ सडन कैसे इतना स्ट्रेस हो गया, इतनी एंजाइटीज हो गई आपको। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मकरान एयरबेस वाला सारा क्राइसिस है ना, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करना चाहिए, और ये यूएस ने बहुत दफ़ा हाईलाइट भी किया। इट्स नॉट लाइक कि ये कहीं पे उन्होंने बोला नहीं है या कहीं पे ये चीज़ हाईलाइटेड नहीं है, या फिर किसी को ये पता नहीं है कि यूएस के बिगर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एशिया को लेके क्या होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए अब इसको मैं लिंक करूंगी, आप जो पूछ रहे थे कॉन्टेम्परेरी टाइम में जो सारा कुछ हो रहा है, अब ये हो गया यूएस के इंटरेस्ट। इंडिया हमेशा पाकिस्तान को ऑब्वियसली डिस्टेबल करना चाहता है, यस, बट इंडिया की डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अंडर मोदी, आई मीन मोदी जी ही इज ऑलवेज हैड अ वेरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव। अब यहाँ पर ना एक ट्विस्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो ये है कि इंडिया की डायरेक्ट एक्सेस तो है नहीं। यहाँ पर मैं 2 चीज़ों का वापस में लिंक करूँगी। बेसिकली बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्टर जो हमें बलूचिस्तान इंसर्जेंसी में मिला या बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट में मिला, शाहरुख, वो ये है कि मॉडर्न टाइम्स ने ना पाकिस्तान का बहुत नुकसान किया है। उसकी रीज़न ये है कि आपने माइग्रेंट, इमिग्रेंट, पॉलिटिकल अजाइलम्स अलाउ किए हुए थे। जितने भी बलोच यहाँ से आप समझे भागे हैं या यहाँ से गए हैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए, वो यूरोप का या फिर जाकर उन्होंने कनाडा वगैरह में अजाइलम लिया। अब वहाँ पर डायरेक्ट फंडिंग देना बहुत आसान हो गया ना। आप पॉइंट अंडरस्टैंड करें कि इंडिया के लिए या फिर अमेरिका के लिए उनको फंड करना और उस फंडिंग का फिर यहाँ आना एक क्लियर पाथ बन गया, का एक बन जाता है। यस, बिल्कुल, ये क्लियर पाथ हमें लिंक समझ में आ रहा है। एक चीज, उन्हीं की फैमिलीज बाहर बैठी हुई हैं, वो यहाँ से अपनों को भेज रहे हैं ताकि जो है ना ये अपनी कॉज के लिए लड़ें। बिल्कुल, एक ये। दूसरी बात शाहरुख, बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, बट मैं हमेशा कहती हूँ बैटल ग्राउंड्स आर चेंज नाउ, एंड एवरी स्टेक होल्डर, every state institution should understand this fact that battlegrounds are the media houses right now, narrative buildings, how you portray your stance at international arena.
अगर आप वो नहीं कर पा रहे ना, वही अपना हाउ यू गेट योर मैसेज अक्रॉस, मीडियम्स कौन यस से यूज़ कर रहे हैं, लोगों को फीड क्या कर रहे हैं, यस चैनल्स, यूट्यूब, कौन सी आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे बिल्कुल हैं, नैरेटिव्स क्या बना रहे हैं बिल्कुल इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। हम्म आपने नैरेटिव्स की गेम है। यस। बिल्कुल। अब इंडिया कहाँ सक्सेसफुल है? इंडिया में पॉवर्टी रेशियो देखें, वुमेन राइट्स का क्राइसिस बट देखें वो आप। अपने आप को पोर्ट्रे इस तरह करते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड और यस, प्रोग्रेसिंग और फुल उस तरह। हालांकि वहां पे भी रिलीजन को देके लेके एक According to एक्सट्रीमिज्म। EU Disinfo Lab, I mean, there were about 300 plus channels 300 जो प्लस, यस एंटी पाकिस्तान और ये इंडिया का जो है ना काउंटर नैरेटिव्स बनाते हैं जो उसके अगेंस्ट जा रहा होता है, उस तरह की चीज़ें, यस तो गलत इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। यस दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस EU Disinfo Lab। और यस, और ये 2018 में आया था, बिगेन ट्विस्ट है। उसमें भी तकरीबन 100 जो हैं उन्होंने स्पेसिफाई किए हुए थे कि वो बलोच इंसर्जेंसी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। जी। अफगानिस्तान में कहते थे कि यूएस इसलिए भी है ताकि वो इट कुड कीप एन आई ऑन बलूचिस्तान। सो नाउ दैट यूएस हैज डिपार्टेड, सो क्या यूएस की अभी प्रेजेंस हमें नजर आती है अफगानिस्तान, सॉरी, बलूचिस्तान में किसी फॉर्म के अंदर, या वो एक पीछे से अभी ऑब्जर्व कर रहा है सिनेरियो को? हाउ अच्छा, डज इट एम टू सिक्योर इट्स इंटरेस्ट ओवर देयर? वेरी गुड। अच्छा, अब ट्विस्ट ये है कि यूएस जो है उसकी प्रेजेंस तो थी, है और रहेगी। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा रूम जो है वो छोड़ दिया बलूचिस्तान में, देयर ऑन द इज अ नेम ऑफ, वैक्यूम। यस, वैक्यूम, और टेररिज्म का नाम फेटफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। या उसके लिए जी हमारी टीम्स आएंगी, विजिट करेंगी, आपकी जो जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है यू नीड टू शेयर इट विद ठीक अस। है। तो वो सारा का सारा आप देखें, एक होता है देखना, एक होता है सिर्फ ना देखना बल्कि कंट्रोल भी करना। वो बेसिकली डिक्टेट भी कर रहे हैं आपको कि आपने ये करना है, आपने ये नहीं करना। इसीलिए तो चाइना जो है वो अपनी पावर या फिर अपना इंटरेस्ट कह लें, अपने जो आप समझ लें अपनी जो पोजीशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान सिक्योरिटी वाइज, ताकि यूएस जो है उस तक हमारी कोई इन्फॉर्मेशन ना जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। यूएस अफगानिस्तान से ज़रूर गया है, लेकिन हम एक बड़ी अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं, Right. हम डिपेंडेंट It will इकोनॉमी find हैं। 1,000 reasons to टू keep इंटरफेयर, coming यस, कीप and कमिंग, going back. यस। So let's try to wrap up। हमने जी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझ लिया। अब ये है कि फ्यूचर क्या है, जी इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं और जी इनइक्वालिटीज़ हैं और जो आप मसले हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। व्हाट इज़ द फ्यूचर, व्हाट डू वी सी, क्या आर वी सीइंग इट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, या हम देख रहे हैं कि बेहतरी नज़र आ रही है? इस पे ज़रा प्लीज़ रोशनी डालिएगा। श्योर सर। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अब जो इश्यूज एग्जैजरेट किए हैं वो ये किए हैं कि हमेशा से जो अटैक होते थे वो आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे होते थे, मोस्टली। और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अलावा सिविलियंस को एक ही दफ़ा टारगेट किया गया था बैक इन 1970s अगेन, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला एपिसोड हुआ। उस टाइम पर वहाँ बलूचिस्तान में जितने आपके टीचर स्पेसिफिकली काम कर रहे थे उनको निकाल दिया गया था। उनको थ्रेट था अपनी लाइफ का, और उनको वो वापस जो है ट्रेवल करके ऑल द वे पंजाब आए, और उनको बाकायदा यहाँ पर सीट्स दी गई उसी ग्रेड में जिसमें वो छोड़ कर आए थे, या उससे बेहतर ग्रेड पंजाब में ऑफर किया गया। एक तो ये पिक्चर हमें मिलती है, इट इज़ गोइंग टू रिपीट अगेन। आपके जितने पंजाबी वहाँ रह रहे हैं दे आर बीइंग थ्रेटेंड। आपका जो एक एथनिक टेररिज्म है वो रिसेंट टाइम में अब स्टार्ट हो गया। इट्स नॉट लिमिटेड टू द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, नाउ इट इज़ बेसिकली एग्जैजरेटिंग द हेट्रेड अमंग द सिविलियंस एज वेल। तो वो जो पंजाबी बलोची हेट्रेड है वो दोबारा एक बार आपको बहुत पीक पे नजर आ पहले रहा है। सिर्फ पॉलिटिकल फिगर्स और इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट था, अब अब वो जनरल मैसेज की तरफ शिफ्ट यस, होता हुआ नजर जो आ रहा आपको है पहले कि एनीबॉडी who's पंजाबी, an outsider, उसको हाँ, वो they will किल, kill him। या यस एब्सोल्युटली। और ये 1970s में भी हुआ था, तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है। बट इसके जो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ड्यू टू द मीडिया नैरेटिव्स। तो वो जो मीडिया पे चीज़ें हाईलाइट होंगी, मीडिया में जो चीज़ आती है शाहरुख, एक तो वो डिस्कशन में बहुत रहती है, दूसरी बात है उसकी उस चीज़ की मेमोरी होती है फॉरएवर। वो चीज़ आप मीडिया से हटा नहीं सकते। जब भी आप सर्च करेंगे, जब भी आप वो इशू को लिंक करेंगे, मैं कहती हूँ हिस्ट्री को पढ़ना और समझना आसान हो गया है, बिकॉज इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। आप क्लिक करें आपको मिल बिल्कुल। जाता है। तो वो बड़ा ज़्यादा सिमट गई हर चीज़, तो वो जाएगा नहीं कहीं। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि रिसेंट टाइम में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ वुमेन मूवमेंट। महारंग बलोच एक बच्ची है, एक फीमेल भी है। बलोची ट्राइब ना अपने कल्चर को लेकर ये जो जेंडर का एक मसला है बहुत सेंसिटिव है। बहुत सेंसिटिव है। अगर उनकी इतनी औरतें रोड पे आ रही हैं, आप इसको इमेजिन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लीड जो है उनके हर जेंडर ने ले ली है, उनके बच्चे तक इस मूवमेंट का पार्ट है। और तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इतना जी ज़्यादा उनको घरों की हद तक महदूद करके रखते हैं, उसके हाँ, बावजूद औरतें अगर बाहर आ रही हैं, दैट यस, स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट व्हाट्स एब्सोल्युटली, हैपनिंग। व्हाट्स हैपनिंग, यस। इसका मतलब है बातें उनकी गली मोहल्लों से निकल के, उनके घरों की बैठक से निकल के उनके किचन तक चली गई सड़कों हैं। तक आ रही हैं अब। यस, तो ये बड़ा एक आपको नैरेटिव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंड मैसेज कर, दे रहा है वो। यस। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तीसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया यूएस वर्सेस चाइना का जो एक न्यू कोल्ड वॉर एरा है उसमें बलूचिस्तान की इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर अफगानिस्तान की लैंड का जो एक ऑब्वियसली उनका जो टेररिज्म का एक थ्रेट है उसकी वजह से उसके रिपरकशंस डायरेक्टली इन बलूचिस्तान, वो भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्यूचर क्या हो सकता है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल कंसेंसस, पॉलिटिकल टॉक्स, पॉलिटिकल डिबेट्स। आप टेबल टॉक से अगर वर्ल्ड वॉर 1 को हल कर सकते हैं, आप वर्ल्ड वॉर 2 को सॉल्व कर सकते हैं, आप यूनाइटेड नेशंस बना सकते हैं। तो शाहरुख, ये तो एक छोटे से मुल्क का एक बलूचिस्तान का क्राइसिस है। You need to have a table talk. You need to have a political negotiation. The important question is whether all stakeholders really and truly want कि इसमें political consensus हो और बलूचिस्तान को mainstream किया जाए. On the face of it तो कहते हैं, but are we really inclined towards pursuing this कि जी बलूचिस्तान को incorporate किया जाए और पाकिस्तान का part बनाया जाए, fair उनको chances दिए जाएं, because as you said everybody has their own interests. Yes. अच्छा, इसमें ना फ्यूचर अगर आपने मुझे कहा है तो मैंने जैसे आपको बताया ट्राइबलिज्म और ट्राइबल डिवीजन, बीएलए के राइज के बाद इन द पास्ट डेकेड हमने ये देखा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्राइबलिज्म या सारे ट्राइब्स एक कंसेंसस में आ रहे हैं। दे आर फाइटिंग नाउ, दे आर गोइंग टू फाइट फॉर अ कॉमन कॉज। जब आप कॉमनैलिटी की तरफ चले जाएंगे ना, कॉमन ग्राउंड की तरफ, तो बेसिकली गवर्नमेंट या फिर आपके स्टेक होल्डर्स, आपके पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी पता होगा क्या डिमांड्स हैं, किस तरह फुलफिल की जा सकती हैं, कितना टाइम बाय किया जा सकता है, क्या एक फॉर्मेट हो सकता है कि पॉलिसी मेकिंग का, किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो सकते हैं जिससे इनको बेनिफिट किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली शाहरुख, पहले निगोसिएशन पॉसिबल नहीं थी। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न अगर आप अंडरस्टैंड करो तो वो यही बनती है कि वो इटसेल्फ, यस, आपने किससे बात करनी है और आप किससे ही बात करोगे। आप जहां बात करें वहां पे अपने ही दूसरे ट्राइब के लोग आके अटैक कर देंगे। इस वक्त कौन ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है बलूचिस्तान? इस वक्त ट्रूली जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो वहां पर जो एक हमें चीज़ नज़र आती है, दैट इज़ देयर सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें आपने एक कॉमनैलिटी देखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट शो कर रही है किसको, उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट शो कर रही है। इस वक्त भी मैंने आपको बताया कि मेंगल ट्राइब और भुक्टी ये बड़े प्रोमिनेंट हुए हैं, बट दे ऑल आर फाइटिंग फॉर द कॉमन कॉज। उसका बीएलए कह लें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह लें, क्योंकि यंगस्टर्स उसमें इन्वॉल्व है ना, यूथ उनकी बहुत आगे आई। यस, पाकिस्तान में नेचुरली यूथ बल्ज है, बलूचिस्तान में भी उनको बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे, तो बाकी तो बात की बात है। और आपको भी पता है कि पाकिस्तान का इस तरह के जो है सिचुएशंस हैं कि जहां जिस तरफ यूथ का आपको टिल्ट नजर आएगा ना, वो मूवमेंट सक्सेसफुल भी होगी और वो पॉपुलर भी होगी। पाकिस्तान में एटलीस्ट ट्रेंड बड़ा प्रोमिनेंट हो चुका है। तो अगर उसको आप नेगोशिएशन टेबल पे लेकर आते हैं, जो उनके सोशल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जुडिशियल राइट्स हैं, आप उनको इंश्योर करें, वहाँ पर मैक्सिमम आप डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेट करवाएं, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 तो मेजर आपके फंडामेंटल्स हैं। आप इसके ऊपर काम करें, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, वहाँ पर आप ऑब्वियसली जिस तरह आप देखें ना, रिकोडिक वगैरह मल्टीपल कंपनीज अगर बाहर की आई हैं, आप उनको बेसिकली उन कंपनीज को प्रेशराइज करें कि आपने जॉब्स देनी है। ये रिकोडिक वगैरह हो गया। और एक और सवाल मेरा उठ रहा है छोटा सा कि गवादर को और सीपेक के प्रोजेक्ट को ये एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्यों नहीं देख रहे कि दे आर नॉट हियर टू थ्रेटन द बलोच कम्युनिटी, बट कल को इनको फ़ायदा होगा, जॉब्स होंगी। गवादर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई हैव बीन देयर, इट इज़ लाइक अ प्रॉपर मतलब डेवलपमेंट हो रही है, बड़ा खूबसूरत है। तो उसको एज अ वो क्यों नहीं देख रहे कि यार फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट वी वांटेड? अच्छा, उसमें ना चाइना की एक तो मोनोपोली बहुत स्ट्रांग है, वन थिंग। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये, वो लोकल्स को घास नहीं डालते हैं। हाँ, और लोकल्स को तो वो उस जगह से निकाल रहे हैं। मैं एक फ्रूटफुल चीज कब समझूंगी जब मुझे उससे इंस्टेंट बेनिफिट होगा, मुझे इसका पार्ट बनाया जाएगा, बट मुझे तो बाहर फेंका जा रहा है करके गए, तो मैं कैसे एज्यूम कर लूं। और मुझे ये फिर एक इमेज ये भी आ रहा है कि हाँ भाई, बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है और वही सब कुछ कर रही है। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट में वही बैक टू जीरो सम गेम, आपको कराची, लाहौर, ये एस्टैब्लिशमेंट, ये पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट ये प्रोमिनेंट मिलती है, तो फिर हम वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हम 1948 से स्टार्ट होते हैं। तो वो चीज़ है जिसकी वजह से वो कहते हैं इट्स नॉट फ्रूटफुल। चाइना के लिए ना बलोच प्यारे हैं, ना बलूचिस्तान प्यारा है, उनके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। तो हमें ना बताएं गवादर हो रहा है, या हमें ना बताएं कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, उसका हमें भी पता है फ्यूचर में क्या होना है। आप तो उल्टा हमारी ज़मीन बेच रहे हैं चाइना को। कोई पॉलिटिकल कंसेंसस होता हुआ नज़र आ रहा है आपको अनकरीब नियर फ्यूचर में? और क्या हम देखते हैं कि ये मज़ीद चीज़ें बढ़ेंगी, इनकी जो मूवमेंट्स हैं, और बीएलए मज़ीद इसको स्टिमुलेट करके इसको यूज़ किया जाएगा, या फिर डू वी सी होप, या इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि बेहतर होंगी चीज़ें? ऑनेस्ट आंसर तो यही है कि ऑब्वियसली आपको निगोसिएशंस और पॉलिटिकल कंसेंसस, इट्स नॉट हैपनिंग एनी सूनर, ये बहुत जल्दी तो नहीं होगा।
शाहरुख, आपको पहले मीडिया नैरेटिव्स को बिल्ड करना पड़ेगा। इंटरनेशनली जो आपने इमेज एक बनाया हुआ है, जो बलोच बैठे हुए हैं अराउंड द ग्लोब, उनको बताना पड़ेगा डेट वी आर रेडी टू डू समथिंग फॉर यू पीपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको प्रॉपर डेवोल्यूशन ऑफ पावर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस को लिमिटाइज करना पड़ेगा, दैट इज़ द लिमिट ऑफ योर पावर। आप इससे ज़्यादा अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली इन बलूचिस्तान। फिर आपको बॉर्डर सिक्योरिटी, मतलब देयर इज़ टू मच ऑन द टेबल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुनियादी बात वही है, बेसिक फंडामेंटल्स, Yes. एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, उसके बाद बाकी बाकी बातें हो सकती हैं। उसके बाद फॉलो करती हैं। तो आई थिंक बड़ा अच्छा हमने मज़ेदार इसमें कवर किया है बलूचिस्तान क्राइसिस को। Thank you. अ लॉट ऑफ इंसाइट्स दैट आई गॉट टू नो, एंड आई एम श्योर ऑडियंस के लिए भी बड़ा अच्छा और एंगेजिंग होगा। और हमने सिंस कम टाइम था तो वी ट्राई टू जी। कवर लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम श्योर वी कैन टॉक फॉर आवर्स, Yes. बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हमें इसको मैनेज करना है। सो ख़वातीनो हज़रात, ये था बलूचिस्तान क्राइसिस। इसके हमने पॉलिटिकल सोशल फैक्टर्स, हिस्ट्री डिस्कस की, फ्यूचर क्या है, क्या चल रहा है। सो आई होप दिस पॉडकास्ट इज़ सुपर हेल्पफुल और आपको बड़ी अच्छी तरह हेल्प करेगा समझने में। सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, we hope that one day we're able to get rid of these problems and crises और अपने बलोच भाइयों को और लोगों को जो है वो साथ लेकर चलें और उनके जो फेयर डिमांड्स और ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड थैंक यू आयशा फॉर कमिंग ओवर। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू विद अस। बड़ा अच्छा लगा और Thank बड़ी you so मज़ेदार much. गुफ्तगू हुई। इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। वी विल बी रिलीजिंग मेनी इंसाइटफुल एंड इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और कोशिश करेंगे डिफरेंट तरह के लोगों को बुलाएं, डिफरेंट तरह के टॉपिक्स कवर करें। थिंक बिग, किप्स और ये जो हमने द चैट रूम पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू की हैं, इंशाल्लाह वी विल ट्रूली मेक एन इम्पैक्ट एंड वी प्लान टू गो ग्लोबल। कोशिश कर रहे हैं हम इसको बाइलिंगुअल रखें ताकि ज़्यादा लोग समझ सकें, और इंशाल्लाह हमारा एम और टारगेट बहुत बड़ा है। स्टे ट्यून्ड एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज़ योर होस्ट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।